हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 525। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड देख लिया है तो उनके लिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू एपिसोड। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब जी टियानसिन वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर क्या हुआ तो उसकी भी आंखें कांप जाती हैं। और वो कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी सिर्फ और सिर्फ इस मार्शल आर्ट के ऊपर, और मैंने कभी भी हैन युन फेंग जैसा आदमी कहीं नहीं देखा जो कि एक मैच के लिए अपनी सोल को भी बर्स्ट कर सकता है। और उसने इसी का यूज करके अपने सोल को एक्सप्लोड करके उसने अपने अपोनेंट को इंजर्ड किया है। और ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा साहस चाहिए होता है और ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। और हैन युन फेंग को रिकवरी करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी। और हैन युन फेंग ने अपने सोल की विंग्स को एक्सप्लोड करके अपनी सोल को हैवी डैमेज दिया है, और इससे वो भी फ्यूचर में क्रिपल्ड हो सकता है। और येनमू भी इस फाइट को देख रहा था। और येनमू ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा था, बट रिजल्ट को लेकर नहीं, इस फाइट को लेकर। और फिर येनमू गुस्से में कहता है, क्या उसने जू फैन को चैलेंज नहीं दिया था तो आखिरकार वो उनसे क्यों लड़ रहा है। और अब देखो इसकी सोल क्रिपल्ड हो चुकी है और अब इसका कोई भी मतलब नहीं है। और वो किंग क्यू भी उसकी बात से सहमत होता है। और सिर्फ इस टाइम पर सिर्फ अकेला ये लिंग ही था जो हल्का सा दुखी लग रहा था। और ये लिंग उस लॉयन को एडमायरेशन के साथ देख रहा था। और फिर ये लिंग उन दोनों से ही कहता है, आखिरकार तुम जैसे इग्नोरेंट यंगस्टर को पता ही क्या है, जो सोल होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, बट ये डैमेज परमानेंट नहीं है। और अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है तो फिर डबल ड्रैगन मैनर, जूफेन और इवन मी, हम तीनों इसे हील कर सकते हैं। बट जो इसने आज स्टेप उठाया है इससे ये बहुत मीलों दूर आगे जाएगा। और जो कल्टीवेशन की रोड है वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल से भरी हुई है। और अगर किसी को लगता है कि हर एक एफर्ट यूजलेस है और वो उसके कारण अगर रुक जाता है तो वो उस कल्टीवेशन की रोड से और भी ज्यादा दूर होगा। बट इस लड़के ने इसने अपना गोल अचीव कर लिया है, क्योंकि इसने अपनी लाइफ की बिना परवाह किए वो बस आउटकम की सोच रहा था कि उसे इस फाइट को जीतने के बाद क्या मिलेगा। भले ही वो अभी तक जूफेन से फाइट ना कर पाया हो, पर उसका जो दिल है वो ग्रो हो चुका है न्यू बाउंड्स तक। और वो दोनों ही ये लिंग की बात सुनकर शॉक में आ चुके थे। और वो दोनों ही ये लिंग से कहते हैं, क्या सोल डैमेज रिकवर हो सकता है? भले ही डबल ड्रैगन मैनर इसे हील कर सकता हो क्योंकि वो वेस्टर्न लैंड का बेस्ट है, बट इवन तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम लोग भी उसे हील कर सकते हो, तुम और जूफेन। और अगर ऐसा है तो तुम दोनों लोग ही मिरेकल वर्कर से कम नहीं हो। ये लिंग भी उनकी बातें सुनता है बट वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है उनका। और जैसे ही वहाँ की डस्ट हटती है और फिर हमें हैन युन फेंग की तरफ दिखाया जाता है। हैन युन की बॉडी इसमें पूरी पेल हो चुकी थी, तब भी वो आगे देखता है लूजी की तरफ जो कि ग्राउंड पर पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी पूरी खून से लथपथ थी। और फिर लास्ट में हैन युन फेंग कहता है, मैं जीत गया और ये मेरा तीसरा मैच था। और इस टाइम पर जो लूजी था वो अपने दांत को पीस रहा था, बट वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी बस जमीन पे पड़ी हुई थी और वो हिलने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं हिल पा रहा था। और इस टाइम पर जो लूजी के पास बचा था वो सिर्फ उसकी आंखों में रिग्रेट था। और लूजी ने भी कभी नहीं सोचा था कि हैन युन फेंग एकदम एक्सट्रीम पर आ जाएगा और वो इस फाइट को जीतने के लिए अपनी सोल को भी डैमेज करेगा और अपनी सोल को ही एक्सप्लोड कर लेगा। और फिर लूजी दोबारा से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ नहीं लूंगा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? और तुमने बस इस मैच को जीतने के लिए अपनी सोल को चोट पहुंचा दी। सही में तुम एक पागल से कम नहीं हो। और फिर जो हैन युन फेंग होता है वो लूजी के फेस को देखने के बाद टर्न हो जाता है डीमन स्कीमिंग सेट के डिसिपल्स की तरफ। और डीमन स्कीमिंग सेट के डिसिपल्स से कहता है, अब नेक्स्ट चैलेंजर कौन है? और अब नेक्स्ट चैलेंजर भी आ सकता है। जब ये उनके दोनों भाई सुनते हैं तो वो भी कांपने लगते हैं। उनका भाई अभी भी हार नहीं मान रहा और उनसे अभी भी फाइट करना चाहता है। उन्होंने अपने भाई की डिटर्मिनेशन को देखकर वो भी कुछ भी नहीं कहना चाहते थे और वो अपने भाई को नहीं रोकना चाहते थे। या फिर कह सकते हो कि अगर वो रोकते तब भी उनका भाई नहीं रुकता और उनसे फाइट करता। तो इसीलिए वो लोग भी हार मान लेते हैं और अपने भाई को जो करना चाहते हैं वो करने देते हैं। और उन्हें भी पता था कि जब उनका बिग ब्रदर किसी चीज के लिए सीरियस हो जाता है तो कोई भी चीज उनका माइंड नहीं बदल सकता है। और ये सुनकर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स के जो हाइट्स होते हैं वो भी शेक हो जाते हैं और हैन युन फेंग की तरफ और उसके लॉयन की तरफ देखने लगते हैं। और इस टाइम पर हैन
हैन युनफेंग का इतना करेज देखकर वो लोग हैन युनफेंग की और रिस्पेक्ट करने लगे थे। और हैन युनफेंग ने अभी भी अपना गोल अचीव नहीं किया और वो उसे पाने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा था, या कह सकते हो कि लगा रहा है। और अभी तक हैन युनफेंग ने जितने भी मैच जीते थे सिर्फ और सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से जीते थे, और ये देखकर पूरी ऑडियंस भी उसे रिस्पेक्ट दे रही थी। और फिर तभी जो गुइहू होता है वहाँ चलते हुए आता है और कहता है अब मेरी बारी है, प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए। और फिर तभी जो हैन युनफेंग होता है अपनी बॉडी को सीधा करता है और चिल्लाते हुए कहता है अच्छा है तो अब शुरू करते हैं। और हैन युनफेंग का जो लॉयन था वो भी खड़ा हो चुका था और गुइहू की तरफ रोर कर रहा था, चिल्ला रहा था। और भले ही वो दोनों ही बहुत ज्यादा थके हुए थे पर तब भी वो लोग कैसे ना कैसे इस मैच को भी जीतना चाहते थे। वो हैन युनफेंग के फेस में साफ साफ दिखाई दे रहा कि वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है इन मैचेस को जीतने के लिए। और इस टाइम पर जो गुइहू था उसने कुछ भी नहीं कहा था और वो हैन युनफेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इस टाइम पर जो सेकंड यंग मास्टर हैन था वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और अपने बिग ब्रदर के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। और इस टाइम पर जो हैन युनफेंग था वो भी गुइहू की तरफ देख रहा था। और इस टाइम पर हैन युनफेंग को भी पता था कि इस टाइम पर जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी है और वो एक और इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से फाइट नहीं कर सकता। पर तब भी वो फाइट के लिए रेडी था और वो अभी भी अपनी हार को एडमिट नहीं करना चाहता था। पर उसके लिए जो अमेज करने वाली बात थी वो ये थे कि गुइहू कोई भी किलिंग इंटेंट रिलीज नहीं कर रहा था और वो वैसे ही बस चलते हुए उसके पास आ रहा था। और तभी हैन युनफेंग कहता है आखिरकार इसका मतलब क्या है? या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे सिर्फ एक फिंगर से ही हरा सकते हो? और इस टाइम पर जो गुइहू था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो उसके कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था। और जैसे ही गुइहू हैन युनफेंग के पास पहुंचता है और इस टाइम पर उसे हजारों आंखें देख रही थी गुइहू अब क्या करना चाहता है। और तभी गुइहू हैन युनफेंग का फिस्ट पकड़ता है और अपने चेस्ट में मारता है 3 बार और फिर वापस से पीछे चला जाता है। और इस टाइम पर हैन युनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार गुइहू का मतलब क्या है और वो क्या कहना चाह रहा है। और इस टाइम पर ऑडियंस को भी कुछ समझ में नहीं आया था कि गुइहू ने अभी क्या किया। और फिर इस टाइम पर जो कुइलेंग होता है वो हंसते हुए आता है और जैसा कि गुइहू ने किया था वो भी वैसा ही करता है। वो भी हैन युनफेंग का फिस्ट पकड़ के अपने चेस्ट पे मारता है और वो भी वापस चला जाता है और वो कहता है ये मेरी टर्न थी, हा हा हा। और फिर तभी जो हैन युनफेंग होता है वो कहता है आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो और आखिरकार इसका मतलब क्या है। और तभी जो यूलिंग होती है वो भी वहाँ पर आती है और फिर हैन युनफेंग से कहती है क्या ये तुम्हारे लिए इतना हार्ड है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हुआ। और फिर तभी जो यूलिंग होती है उसे बताती है उन दोनों को हरा दिया और इसीलिए वो हारने के बाद वापस चले गए और उनकी जगह अब नेक्स्ट अपोनेंट आया है। और क्या तुम ही नहीं थे जिसने 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को चैलेंज किया और अब मैं लास्ट हूँ जिसे तुम्हें चैलेंज करना है। और फिर जो हैन युनफेंग होता है वो भी जल्दबाजी में कहता है क्या तुम लास्ट चैलेंजर हो। और फिर तभी जो यूलिंग थी वो भी सेम करने जा रही थी जैसा कि कुइलेंग और गुइहू ने किया था। पर तभी उसको कुछ रियलाइज होता है और तभी वो अपने पर की चेस्ट की तरफ देखती है और ब्लश करने लगती है और फिर कहती है बुरा मत मानना, मैं उन 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट में से सबसे वीकेस्ट हूँ। जब तुमने उन सबको हरा दिया है तो मैं भी अपनी डिफीट को एडमिट करती हूँ। और यूलिंग अपने हाथ को वेव करते हुए वहाँ से वापस चली जाती है। और इस टाइम पर जो हैन युनफेंग था वहाँ पर खड़ा का खड़ा रह गया और इस टाइम पर जो उसका हाइट था वो फुल इमोशन से भर चुका था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है गुइहू आखिरकार तुम लोगों ने क्या खेला है। और फिर तभी जो गुइहू होता है वो जूफेन से कहता है स्टीवर्ट जूफेन आपने खुद ही देखा, मैं खुद उसके 3 पंच खाया और मैं उससे हार गया। और फिर तभी जो कुइलेंग होता है वो भी अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आपने तो खुद ही देखा है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो भी अपना सर हिलाते हुए कहता है क्या तुम लोगों ने 3 फिस्ट खाए हैं चेस्ट पे, अच्छा ऐसी बात और क्या तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे से भाईचारा निभाने आए हो। और चलो जब अच्छा तुम लोगों ने अपनी हार को एडमिट कर ही लिया है तो चलो मैं भी अब आ ही जाता हूँ। और तभी जो जूफेन होता है वो धीरे धीरे हैन युनफेंग की तरफ आगे बढ़ता है और हैन युनफेंग के पास आने से पहले जो हैन युनफेंग की आंखें थी वो बैटल इंटेंट के साथ चमकने लगी थी। और हैन युनफेंग कहता है मैं इस समय का बहुत देर से वेट कर रहा था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है मैं हमेशा ही अपने वर्ड्स को ध्यान में रखता हूँ और जब तुम मेरे पास पहुंच चुके हो और अब तुम्हारे पास भी हक है तुम मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो। और ये सुनकर जो हैन युनफेंग होता है वो भी अपने हाथों को जोड़ता है जूफेन के सामने, मतलब समझो कि ग्रीट करता है। और जो 3rd एंड 2nd यंगर ब्रदर थे मतलब दोनों हैन ब्रदर वो अपने भाई को दोबारा से चमकता हुआ देख वो दोनों ही यंगर ब्रदर प्राइड से भर चुके थे और तो और वो गुइहू और दूसरों के ग्रेटफुल लुक भी देते हैं और उनसे थैंक यू कहते हैं। और फिर जो गुइहू वगैरह होते हैं वो लोग भी कहते हैं अगर तुम्हारा भाई जूफेन से फाइट करना चाहता है इस पैशन के साथ में तो हम लोग भी इसमें उसकी थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। और तभी
बाहर से जज की आवाज आती है। जो 6 घंटे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो दोनों टीमों की फाइट्स हैं वो सीज हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं और इसीलिए अब तुम सब लोग बाहर आ सकते हो। और अगर तुम लोग अभी भी फाइट करते हो दोबारा से तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये ग्रज फाइट होगी। और तभी जो हैन यूनफेंग होता है वो कहता है क्या, और इस टाइम पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि टाइम इतनी जल्दी बीत सकता है। और तभी जो जूफेन होता है वो हैन यूनफेंग की फेस की तरफ देखने लगता है और उसका उदास चेहरा देखकर जो जूफेन होता है वो कहता है ब्रदर हैन यूनफेंग, हम लोग नेक्स्ट टाइम फाइट करेंगे। और तभी जो हैन यूनफेंग होता है वो जूफेन से कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है ऑफ कोर्स, ये मेरा प्रॉमिस था और भले ही हम लोग इस टाइम नहीं लड़ पाए हैं पर अगले टाइम हम लोग जरूर लड़ेंगे। और जो ये वाला एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। और अगर तुम लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हो तो जल्दी से 30 कमेंट कर दो आधे घंटे के अंदर। और अगर तुम लोग कर देते हो तो फिर मैं 10 मिनट की एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 526। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी जल्दी 30 कमेंट कर दोगे। तुम सब लोगों ने तो 15 मिनट के अंदर ही अंदर 40 कमेंट कर दिए। तो फिर अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जब जूफेन कहता है कि मैं अपने प्रॉमिस को याद रखता हूँ और मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा, और जब ये बात हैन यूनफेंग सुनता है तो वो स्माइल करने लगता है। तभी जो उसकी आंखें होती हैं वो बंद हो जाती हैं। और इस टाइम पर जो उसकी बॉडी थी वो बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और जो उसकी सोल थी जो कि लॉयन थी वो भी वैनिश हो चुकी थी। गायब होने के बाद उसकी बॉडी में चली जाती है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हैन यूनफेंग की बॉडी को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है। और फिर जो दोनों सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और इस टाइम पर जो लूजी था वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड था और इस टाइम पर लूजी को कैरी करता है की चेंगलॉन। और फिर जो दोनों टीमें होती हैं वो एरिना में वापस आ जाती है। चारों तरफ जो ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा ही शोर मचा रही है। और इस टाइम पर जो डीमन स्किमिंग सेक्ट का एटीट्यूड था वो एकदम ही चेंज हो चुका था और वो लोग अपने अपोनेंट को अब्यूज करने की जगह रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। और एक पर्टिकुलर आदमी को, और ऑफ कोर्स वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। और इस टाइम पर वहाँ पर जो सभी लोग थे वो लोग डीमन स्किमिंग सेक्ट की भी रिस्पेक्ट करने लगे थे। और तभी जब जज दोनों टीम्स को देखता है और फिर वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट करने वाला होता है। और तभी जो जूफेन होता है वो आगे आता है और जज से कहता है एल्डर 10 लोग भेजे गए थे समुरे डायमेंशन में और 10 के 10 वापस आए हैं और दोनों ही साइड एक एक मेंबर इंजर्ड हुए हैं और मेरे ख्याल से ये मैच तो ड्रॉ होना चाहिए। फिर जो जज होता है वो उसकी बात को सुनता है और फिर वो भी पीछे हो जाता है। और फिर जो जज होता है वो कहता है अगर तुम पीछे हटना चाह रहे हो तो इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर जो जज होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि जो ये मैच है वो ड्रॉ हो चुका है। ये अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक थे और वहाँ की सारी क्राउड सिर्फ जूफेन को ही देख रही थी। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है अगर देखा जाए तो डीमन स्किमिंग सेक्ट यहाँ पर जीत चुका है। जो जूफेन है यहाँ पर जो ये विक्ट्री वो अपने अपोनेंट को भी देना चाहता है रिस्पेक्ट के साथ में। और जो हैन ब्रदर्स होते हैं जूफेन की ऐसी बातों को सुनकर वो लोग भी जूफेन को अप्रिशिएट करते हैं। और फिर हमें एक्सेल्ड हायरन को दिखाया जाता है जो कि ऊपर वाली सीट पर बैठे होते हैं और वो लोग भी जूफेन को देखकर कहते हैं ये लड़का जिस पाथ पे चल रहा है सही में वो रास्ता बहुत ज्यादा ही रेयर है। और कुछ डिमोनिक कल्टिवेटर ऐसे होते हैं जो कि अपने डिमोनिक नेचर से भी ज्यादा ग्रो हो चुके होते हैं। और फिर तभी जो एक्सेल्ड बाय मी होते हैं वो भी हंसते हुए कहते हैं तुमने सही कहा, सही में ये बहुत ज्यादा ही ग्रो कर चुका है। और फिर जो एक्सेल्ड बाय मी होते हैं वो एक लिस्ट में जूफेन का नाम स्ट्रॉन्गेस्ट 3 कैरेक्टर में लिख लेते हैं। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है आज की जो फाइट है वो यहीं पे ओवर होती है और मिडिल 3 सेक्ट का चैलेंज पहली बार इतना लंबा हुआ है और अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो प्रिपेयर होगा कल। और जो जज होता है वो जूफेन की तरफ बेटर लुक देखते हुए यहीं पर सब कुछ एंड करता है। और फिर वो जज जूफेन से कहता है लड़के ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्ही ने हमारा सभी लोगों का टाइम वेस्ट किया है और आज का जो पूरा दिन था वो वेस्ट हो चुका है। और जब वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तब जूफेन हैंड ओवर करता है हैन यूनफेंग को डीमन सोल सेक्ट को और वो प्रॉमिस करता है कि यहाँ से जाने से पहले मैं इसकी सारी इंजरीज को हील कर दूंगा। और फिर जो डीमन सोल सेक्ट होता है वो हैन यूनफेंग की तरफ देखता है और वो लोग भी कहते हैं ठीक है। और वो लोग कहते हैं जो हमारे सेक्ट का बेस्ट टैलेंट है वो देखो आखिरकार कैसे समय बेकार हो चुका है। और फिर हमें दूसरी तरफ फिंडियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को वापस ले आया था और आते समय बस वो यही चिल्ला रहा था कि मिडिल 3 सेक्ट हम लोग मिडिल 3 सेक्ट में आ चुके हैं। इस अचीवमेंट को पाकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, खासकर फिंडियन। और फिर जो फिंडियन होता है वो अपनी पिछली डबल ड्रैगन के कंपटीशन को याद करते हुए कहता है ये सोचने में कितना हार्ड है कि हम लोग पिछली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में सिर्फ हम 4 डिसिपल्स वापस आए थे और ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी टीम पूरी डबल ड्रैगन मैनर में ऐसे वापस आएगी। और हम लोग मिडिल 3 सेक्ट में भी आ चुके हैं और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। सही में मैं इस समय बहुत ज्यादा ही हैप्पी हूँ। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है ये सब कुछ सिर्फ जूफेन की वजह से हो पाया है और वो अकेले ही
हंड्रेड्स के बराबर और वो अकेले ही सबको हरा सकता है। और तभी जो फिंडियन होता है वो जू फैन के शोल्डर पे हाथ मारता है बहुत तेज। और इस टाइम पर जो जू फैन था वो अंदर ही अंदर फिंडियन को गाली दे रहा था। और फिर तभी जो जू फैन होता है अपने राइट हैंड को देखता है और कहता है मेरा जो राइट हैंड है वो अभी भी हील हो रहा है। और फिर तभी जो फिंडगुई होता है वो कहता है जो बिगेस्ट क्रेडिट जाता है वो जू फैन को जाता है, क्योंकि बिना जू फैन के जो हमारे डिसिपल्स थे वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते और जब उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती तो वो लोग फाइट कैसे कर पाते। और इन्होंने हमारे सेक्ट का सिर्फ नाम ही आगे नहीं बढ़ाया और हम मिडिल 3 सेक्ट में आ गए और सुपीरियर 3 सेक्ट भी हमें देखने के लिए आया। और जब हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से तो सबसे पहले हम लोग जू फैन को रिवॉर्ड देंगे। और सही में जू फैन हमारे डिमन स्कीमिंग सेक्ट का फ्यूचर पिलर है। तभी जो फिंडियांग होता है वो कहता है इस टाइम पर वो सीरियस होके कह रहा है जो हमारे पीछे के चैलेंजेस थे वो ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बट जो अब आने वाले चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा टफ होंगे, खासकर अब जो बचे हुए 4 सेक्ट्स हैं उनसे। और खासकर जो सुपीरियर 3 सेक्ट है उनकी पावर तो और भी ज्यादा है। और जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा क्लोज है सुपीरियर 3 सेक्ट से। और तो फिर आगे हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इन चारों सेक्ट से। और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट जरूर ही हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, खतरा बन सकता है। और तभी कोई बीच में कहता है मुझे माफ कर देना बीच में बोलने के लिए। और कल की फाइट के बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोग मुझे पहले हील कर सकते हैं। इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी मुझ पे गिरी जा रही है। और फिर वो लूजी को देखते हैं जो कि सारी बातें बोल रहा था, जो कि इस समय ग्राउंड पर लेटा हुआ था। और तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है जो कुछ भी आज किया है उसकी तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी और अब तुम ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही जमीन पर पड़े रहोगे। और फिर ये लोग और भी बातें करते हैं और फिर लास्ट में जो जूफेन होता है वो मान जाता है। और फिर जूफेन लास्ट में कहता है मैं इसे ठीक कर दूंगा पहले और फिर मैं इसे बात को मैनर सिखाऊंगा कि कैसे बाहर बिहेव करते हैं। और जूफेन ने वहां पर हैन यूनफेंग के साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ अपने फायदे के लिए किया था। और डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद जूफेन को उनसे फायदा हो सकता था, इसीलिए जूफेन ने उनके सामने इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाई थी। और फिर अभी जो जूफेन होता है वो लूजी को रूम में लेके जाता है उसको पकड़कर। और जब ये डिमन स्क्रीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स और जो वो वेनरेबल्स होते हैं देखते हैं तो वो लोग हंसने लगते हैं। और तभी रूम के अंदर से बैम बहुत ज्यादा तेजी से आवाज आती है और फिर हमें उस रूम के अंदर दिखाया जाता है। जो जूफेन होता है वो लूजी को बेड पे बहुत तेजी से पटकता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और तभी जो जूफेन का फेस होता है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और फिर लूजी से कहता है लूजी अभी वो सब कुछ किया था और क्या तुम अभी हैन यूनफेंग के बारे में सब कुछ बोलने वाले थे, क्या हैन यूनफेंग का राज खोलने वाले थे। और फिर तभी जो लूजी होता है वो कहता है स्टीवर्ट जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, आखिरकार आपने मुझे उस समय वो मैसेज मुझे क्यों भेजा और आपने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि मैं उसे जितनी देर रोक सकूं उतनी देर रोकूं, और अब आप आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सब कुछ लूजी बहुत ज्यादा डरते हुए कह रहा था। और तभी जो जूफेन होता है उसका राइट हैंड पकड़ लेता है और उससे कहता है तुमने उसे रोककर अच्छा किया, पर लेकिन अगर तुमने इसके बारे में एक शब्द बोलने की भी हिम्मत की तो फिर। और ये कहकर जूफेन रुक जाता है। और फिर तभी जो लूजी होता है वो कहता है डरते हुए मैं कभी नहीं करूंगा, मैं कभी भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा और अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अब सवाल पूछना बंद करो। और फिर तभी जो जूफेन का हाथ होता है वो चमकने लगता है, उसके हाथों में एक बोतल आती है और फिर वो बोतल जूफेन लूजी को दे देता है और लूजी से कहता है और अब तुम 3 दिन तक यहाँ से बाहर मत निकलना और तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से शेप में आने में 3 दिन लगेंगे और कल की बैटल में तुम्हें ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल की बैटल हम लोग तुम्हारे बिना लड़ेंगे और तुम यहाँ पर आराम से बैठकर हील करना अपने आप को। और जूफेन ये कहकर वहां से चला जाता है। और जब जूफेन यहाँ से चला जाता है तो फिर जो लूजी होता है वो गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसने लगता है। लूजी इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उस डोर को देख रहा था जहाँ से जूफेन गया था। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है जूफेन तुम उनमें में से एक हो जो शैडो में रहकर काम करता है और जिस टाइम पर मैं नीचे गिरा तो तुम्हें उस टाइम पर ग्लोरी मिली और तुम्हें मेरिट्स मिले और मैं भी पाकर रहूंगा, बस तुम इंतजार करो। और अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। और फिर हमें दूसरी तरफ जूफेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि लूजी के रूम से बाहर आ चुका था और अपने आसपास देख रहा था। और फिर वो अपने रूम में वापस आ जाता है और अपने शर्ट को निकाल देता है। और फिर जब वो अपने राइट हैंड की तरफ देखता है तो उसके उस राइट हैंड से अभी भी खून बह रहा था। और फिर वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है वो डैम फिंडियन एक बुल के जैसा है, पर आखिरकार इसका हीलिंग रेट कैसा है और बस एक छोटे से टच से ये दोबारा से ओपन हो गया। और लूजी का शुक्रिया कि उसने मेरे लिए इतना टाइम बचाया और अगर मैं वहाँ पर फाइट करता तो जो मेरा हैंड था वो जरूर सबके सामने आ सकता था। और फिर तभी वहाँ पर हंसते हुए कोई कहता है मैं सब समझ चुका हूँ और मैं भी सोच रहा था कि तुम पहले इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे थे। जब तुमने अपने राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड यूज किया तभी मैं समझ गया था और अब जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये वाला हाथ तो तुम्हारा घायल हो चुका है। और जब ये सारी बातें जूफेन सुनता है तो उसकी बातें सुनकर जूफेन उस टाइम पर कांप उठा था और हैरानी से वो चारों ओर देखने लगता है कि आखिरकार कौन उसके बारे में ये बात कर रहा है। और जब वो देखता है कि वो और कोई नहीं होता है वो वही शराबी होता है और ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही वो जूफेन के कमरे में और तभी जो जूफेन होता है वो भी पैनिक में कहता है सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिरकार आप यहाँ पर अंदर कैसे आए। और तभी जो वो बेवड़ा होता है वो कहता है क्या मैं यहाँ पर नहीं आ
सकता क्या? और फिर दोबारा से डैंकिंगसन कहता है, मैंने तुम्हें आखिरकार कितनी बार बताया कि इस लैंड में ऐसी कोई जगह नहीं है जो मुझे रोक सके और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। और फिर जो जूफेन होता है वो भी स्ट्रेट खड़ा होकर हंसते हुए कहता है, हाँ 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 मुझे पता है, मैं आपसे दोबारा से मिला, ये मेरे लिए ऑनर की बात है और आपकी प्रेजेंस से जो मेरा रूम है वो चमक उठा है लाइट से। और आखिरकार आपको मैं कैसे ही मना कर सकता हूँ किसी चीज के लिए। बट सीनियर का सडनली यहाँ पर आना मुझे थोड़ा सा चौंका दिया, ये मेरे लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, बहुत चालाक हो तुम, मैं देख रहा हूँ, और तुम्हारी ऐसे चिकनी चुकनी बातों पर कौन ही विश्वास करेगा। और जब डैंकिंगसन ये बोल रहा था तभी उसकी नजर उसके मतलब जूफेन के राइट हैंड पे बहते हुए ब्लड पे पड़ी। और फिर उसके ब्लड को देखने के बाद कहता है, मुझे पता है तुमको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा जब मुझे तुम्हारे इस राज के बारे में पता चला होगा। एक पल के लिए जो जूफेन था वो भी चारों ओर देखने लगता है, पर फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, सीनियर आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आखिरकार कैसे एक छोटा सा रेडियन स्टेज एक्सपर्ट जैसे ग्रेट एक्सपर्ट के सामने किसी चीज को कैसे ही छुपा सकता है? और सीनियर जरूर ही यहाँ पर मजाक कर रहे होंगे। और ये कहकर जूफेन हंसने लगता है। और अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर तुमको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आप कल तक वेट करो। अब मैं कोई भी चैलेंज नहीं देने वाला। तुम लोगों ने तो सही में 30 कमेंट कर दिए आधे घंटे के अंदर अंदर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 527। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जब जूफेन अपने रूम में आया था तो जूफेन के रूम में डैंकिंगसन पहले से ही मौजूद था। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो डैंकिंगसन होता है वो जूफेन से कहता है, लड़के सही सही बताओ तुमको ये चोट किसने दी? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी फाइट्स में छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है। और सर आपको भी पता है कि मैं कितना टफ हूँ और मुझे इन जैसी छोटी चोट से कुछ नहीं होता। और फिर तभी जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, लड़के तुम मेरे साथ मत खेलो, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ और मैंने भी तुम्हारी रिसेंट फाइट को देखा था। और क्या तुम ये सोचते हो कि मुझे नहीं पता तुमने वहाँ पर कैसे फाइट किया? उस फाइट में तुम्हें एक भी स्क्रैच नहीं आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम अकेले होने के बावजूद भी वो सब लोग तुम्हें एक स्क्रैच नहीं लगा पाए। और तुम्हारे इस चोट को देखने से ऐसा लग रहा है ये चोट तुम्हारी किसी स्वर्ड की एनर्जी से लगी है। और अब मुझे तुम बताओ आखिरकार तुम कहाँ गए थे? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो समझ चुका था कि डैंकिंगसन सब जानता है, पर तब भी वो जूफेन से क्वेश्चन पूछ रहा है। और इस टाइम पर जूफेन के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी। और फिर जो जूफेन होता है वो डैंकिंगसन से कहता है, सीनियर आप बहुत ज्यादा चालाक हो और मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था और उस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहता था और वहाँ पर एक्सप्लोर करने के चक्कर में ये एक छोटी सी चोट लग गई। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, लड़के तुमने जरूरी ये सब कुछ जानबूझ के किया और तुमने अपने टीममेट का यूज किया हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के खेलने के बहाने और उसी टाइम तुम वहाँ से भाग गए सेक्रेट माइन को चेक करने के लिए। हाँ, और तो और जो एक्साइल डबल ड्रैगन्स थे वो भी तुम्हें फाइंड आउट नहीं कर पाए। लड़के सही में तुम्हारा जो प्लान था वो बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर आप बहुत ज्यादा काइंड हो और आपने सिर्फ अपनी आंखों से देख के ही सब कुछ पता लगा लिया। और फिर तभी हमें बताया जाता है जो डैंकिंगसन है वो डबल ड्रैगन मैनर को छोड़ के बहुत एजेस पहले जा चुका था। जब वो जूफेन को ऐसा करते देखा तो अब वो जूफेन के सामने आ चुका है और ये क्लियर साइन है कि ये ओल्ड मैन कुछ निगोशिएट करने आया है। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो डैंकिंगसन के मूड को लाइट करने की कोशिश कर रहा था और वो ये देखना चाहता था कि डैंकिंगसन उससे क्या चाहता है। और जब डैंकिंगसन देखता है कि जूफेन उसकी तरफ देख रहा है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि जब तुम्हारी टीम उस वैली पर गई थी तब तुम मुझे वहाँ पर नहीं दिखे और तो और तुम सबसे आखिरी पर वहाँ पर आए थे और इसीलिए मुझे वहाँ पर शक हो गया था तुम्हारे ऊपर। और अब देखो तुम्हारे राइट हैंड में भी कुछ हो चुका है और इसीलिए मैं सब कुछ समझ चुका था। और लड़के सही में तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गट्स हैं क्योंकि जो ये जगह है वो डबल ड्रैगन मैनर की है और तो और तुमने वहाँ जाने की हिम्मत की है। और अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें वहाँ पर किसने भेजा था और आखिरकार उनका पर्पस क्या है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर आप सब कुछ गलत सोच रहे हो, मुझे यहाँ पर किसी ने भी नहीं भेजा और तो और मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई सेक्रेट माइंड भी है। और बस मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि वहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थिक थी और इसीलिए मैं उसके अंदर चला गया और क्यूरियोसिटी की वजह से मैं वहाँ पर चेक करना चाहता था और मैंने नहीं सोचा था कि मेरे से वहाँ पर गलती हो जाएगी और मेरे चोट लग जाएगी। तुम कह रहे
हो कि तुम्हारे चोट गलती से लगी है। अच्छा, तुम किसे बेवकूफ बनाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ? और तभी जो डैंकिंगसन होता है वो मॉक करते हुए कहता है, जो सेक्रेट माइन है वो सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पूरे वेस्टर्न लैंड के लिए इम्पोर्टेंट है। और तो और वहाँ पर इतनी सारी मॉनिटरिंग एरे थी, और आखिरकार तुम उनसे बचकर अंदर कैसे जा सकते हो? और वहाँ अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है, और अगर तुम वहाँ अंदर गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पीछे किसी का हाथ और कोई ये तुमसे करवा रहा है। और अगर तुम वहाँ पर किसी भी एक एरे को भी टच भी कर लेते तब भी जो वो दोनों डबल ड्रैगन है उनको पता चल जाता, पर तब भी तुम उनसे बचकर उसके अंदर चले गए। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है तो जो वो मॉनिटरिंग एरेस थी उन्हें सेट किया था एक्सेल्ट्स ने। हाँ, और फिर दोबारा से जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, लड़के बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और तुम डबल ड्रैगन मैनर में किसको जानते हो? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बस बहुत ज्यादा क्यूरियस था और मैं इसीलिए वहाँ पर देखने गया था, और बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर दोबारा से जूफेन हंसते हुए कहता है, और अगर उन मॉनिटरिंग एरेस की बात की जाए तो मैंने उन्हें थोड़ी देर देखा और मैंने वहाँ से जाने का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया और मैं उसी जगह से मैं अंदर चला गया बिना किसी के जाने। और इस टाइम पर जो डैंकिंगसन था वो जूफेन की तरफ डाउट में देख रहा था, और फिर कहता है, तुम ये कह रहे हो कि तुमने उनके एरेस को और तुमने वहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया और तुम उससे अंदर चले गए? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर भले ही मेरी कल्टीवेशन लो है, बट मैं एक 10th ग्रेड का एरे मास्टर और इसीलिए मैं वहाँ पर ऐसा कर पाया। इस समय जो डैंकिंगसन था उसको इसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा और डैंकिंगसन जूफेन के बारे में सोचने लगता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, सीनियर आखिरकार आपको मुझसे क्या चाहिए और मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, लड़के तुमने अभी जो कुछ किया है तुम उसमें मुझे भी ढकेलना चाहते हो? अब यहाँ से शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जो जूफेन होता है वो डैंकिंगसन से पूछता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो और मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? तो फिर जो डैंकिंगसन होता है वो पहले तो कुछ नहीं बता रहा होता है, जब जूफेन थोड़ा सा और उससे पूछता है तो फिर वो कहता है, हाँ मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। तो फिर डैंकिंगसन उसे बताता है कि उस सेक्रेट माइंड में एक स्वॉर्ड है, तो डैंकिंगसन को वही चाहिए और वो और कोई स्वॉर्ड नहीं होती है, ये वही स्वॉर्ड होती है जो जूफेन के पास है, वही सेक्रेट स्वॉर्ड। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, पहले जो ये स्वॉर्ड थी वो डैंकिंगसन की ही थी, बट जो पीछे उसने तबाही मचाई थी तो उसकी वजह से शायद उसके स्वॉर्ड को ले लिया गया और वहां पर बंद कर दिया था उस स्वॉर्ड को। और अब जो डैंकिंगसन है वो उस सेक्रेट वेपन को पाना चाहता है और उस सेक्रेट स्वॉर्ड का कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, क्या वो लॉन्ग स्वॉर्ड है? तो फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, हाँ ये वही स्वॉर्ड है, बट उसका नाम अलग और वो नाम मुझे भी याद नहीं है। तो फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, बस मुझे वही स्वॉर्ड चाहिए और कुछ भी नहीं। और अब तुम्हें भी उस सेक्रेट स्टोन के अंदर जाने का रास्ता पता है, तो क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हो? और या फिर तुम मेरे साथ चल सकते हो वहाँ पर उस सेक्रेट माइन के पास जहाँ से तुम्हें ये चोट लगी है। और फिर तभी जो जूफेन होता है और जो डैंकिंगसन था उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जो वो स्वॉर्ड है वो जूफेन के पास हो सकती है, क्योंकि जो वो स्वॉर्ड है उसके पास अपना खुद का कॉन्शियसनेस है और वो स्वॉर्ड इतनी जल्दी किसी का भी कहना नहीं मानती और इतनी जल्दी किसी के पास भी नहीं जाएगी। और इसीलिए डैंकिंगसन को भरोसा था कि जूफेन के पास वो स्वॉर्ड नहीं है। फिर दोबारा से जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, जो वो सेक्रेट स्वॉर्ड है उस माइन की देखभाल करने के लिए रखी गई है ताकि वो उस माइन की प्रोटेक्शन कर सके। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, तो फिर जो वो स्वॉर्ड है वो क्या उन दोनों एक्सेल्ट्स का भी कहना मानती है? तो फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है हाँ। और तभी जो जूफेन होता है एक मैप को बनाने लगता है उस सेक्रेट माइन से अंदर जाने का। और इस टाइम पर जूफेन ये भी सोच रहा था कि जब डैंकिंगसन अंदर जाएगा और जब उसे वो स्वॉर्ड नहीं मिलेगी तो फिर जो डैंकिंगसन होगा वो उसको जान से भी मार सकता है, क्योंकि अभी जूफेन भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो डैंकिंगसन से लड़ सके और डैंकिंगसन का सामना कर सके। पर तब भी मैप बनाने से पहले जूफेन ने कुछ सोचा था और फिर डैंकिंगसन से कहता है, जो सीनियर आपने कहा था कि उस स्वॉर्ड के पास कॉन्शियसनेस और अगर कोई उसको लेना चाहे तो उससे नहीं ले सकता और वो स्वॉर्ड अपनी इच्छा से ही किसी के पास जा सकती है, नहीं तो वो नहीं जा सकती। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो मैप को बना के दे देता है और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो भी उस मैप को ले लेता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर मैंने आपकी इतनी मदद की और क्या आप बदले में मुझे कुछ नहीं देंगे? और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, कैसी मदद? तुमने बस ये मैप ही तो मुझे दिया है और उसके अंदर जाने का सिर्फ रास्ता ही तो बताया। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर जब आप वहाँ अंदर जाएंगे तो आपको सेक्रेट वेपन मिल जाएगा जो कि इस वर्ल्ड का नंबर 1 वेपन है और आप इसे ऐसे ही लेना चाहते हैं और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं देना चाहते हैं। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, लड़के तुम सही में बहुत ज्यादा जीनियस हो और तुम अकेले ही नहीं हो जिसने रेडियन स्टेज पर रह के ही सोल फॉर्म किया था। मैंने भी रेडियन स्टेज
स्टेज पे ही अपनी सोल फॉर्म की थी और मैं भी रेडियंट स्टेज पर रहकर भी एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को आसानी से हरा सकता था और उस टाइम पर मेरे आगे अच्छे अच्छे फीके पड़ जाते थे। और फिर ये कहने के बाद जो डैंकिंग सन होता है वो एक ब्लू जेड को निकालता है और वो एक मार्शल आर्ट टेक्निक थी जिसे कि ट्विन सोल कहते हैं और इससे जो जूफेन होगा वो दो सोल्स को फॉर्म कर पाएगा और जो दूसरी सोल होगी वो स्वॉर्ड सोल होगी और तब जूफेन के पास भी दो सोल्स हो जाएंगे। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है क्या ये एक टेक्निक, ये मेरे लिए कोई काम की नहीं है, आखिरकार मैं इसका क्या ही करूंगा। और फिर तभी जो डैंकिंग सन होता है वो इसके बारे में बताता है, इस टेक्निक के बारे में। लड़के तुम क्या सोचते हो, आखिरकार मैं इतना पावरफुल क्यों बना, वेस्टर्न लैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर क्यों बना, और मैंने अपने मास्टर्स को भी सरपास कर दिया था, आखिरकार किसकी वजह से, इस ट्विन सोल की वजह से। मैं इसी वजह से बन पाया वेस्टर्न लैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर। और फिर तभी जो डैंकिंग सन होता है वो अपने 2 फिंगर को एक्सटेंड करता है और फिर बिना जूफेन को छुए जूफेन के फोरहेड पर अजूरे फ्लेम्स ग्लो होने लगती है। और फिर तभी जो जूफेन का विजन होता है वो चेंज हो जाता है, वो किसी और वर्ल्ड को देखता है, वो अपीयर हो जाता है एक गोल्डन वर्ल्ड में और वो वहाँ पर देखता है एक प्राउड स्वर्ड खड़ी हुई थी और उस स्वर्ड के चारों तरफ ह्यूज प्रिस्मेटिक ड्रैगन्स उसके चारों तरफ लिपटे हुए थे। और वो ड्रैगन ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, वो जूफेन की हेवन ड्रैगन सोल थी जो कि उस स्वर्ड के चारों तरफ लिपटी हुई थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो रियलिटी में वापस आ जाता है और इस टाइम पर जो जूफेन था वो एकदम शॉक में चला गया था और उससे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो प्राइड में कहता है क्या तुमने देखा, ये दोनों ही मेरे ट्विन सोल थी, इनमें से जो एक सोल थी वो स्वर्ड सोल थी और दूसरी हेवन ड्रैगन सोल थी और वो दोनों सोल ही एक समय पर एक साथ में एग्जिस्ट कर रही थी और इससे जो मेरी सोल होती वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है किसी और के कंपैरिजन, किसी दूसरे आदमी के सोल के कंपैरिजन। और इसीलिए मैं बन पाया वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट। और लड़के वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट अब तुम बनने वाले और ये कहकर डैंकिंग सन हंसने लगता है। और जूफेन ने अभी जो देखा था और उसने जो सुना डैंकिंग सन वो सब देखने और सुनने के बाद अपना सर हिलाता है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है जो ट्विन सोल होती है वो कभी भी अपीयर नहीं सीक्रेट डोमेन में भी, और अब जूफेन के पास ये ट्विन सोल होंगे और इनकी मदद से जूफेन किसी से भी फाइट कर सकता है। तो और ये दोनों सोल एक साथ एक टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं पीसफुली, बट आखिरकार ये कैसे हो सकता है, 2 सोल एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो जेट स्लिप की तरफ देखते हुए कहता है तो मॉर्टल डोमेन में भी आखिरकार ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। और जब जूफेन उस जेट स्लिप की तरफ देख रहा तभी जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है भले ही जूफेन हम दोनों लोग डिफरेंट हैं एक दूसरे से और हम लोग रेडियन स्टेज पर रहकर ही हम दोनों ने ही अपने अपने सोल्स को फॉर्म कर लिया था और इससे एक बार फिर से हम लोग अपने सोल को फॉर्म कर सकते हैं दोबारा से। और जूफेन भी अभी एकदम शांति से सिर्फ डैंकिंग सन के वर्ड्स को सुन रहा था। और जो डैंकिंग सन होता है वो जूफेन को वार्न करते हुए कहता है बट इसे करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जो तुम्हारी सेकंड सोल फॉर्म हो रही होगी वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर होगी फर्स्ट वाली से, और जब तुम्हारी सेकंड सोल फॉर्म हो रही होगी तो फिर जो फर्स्ट वाली सोल होगी वो सेकंड सोल को फॉर्म करते समय तुम्हें इंटरफेयर कर सकती है, तुम्हें रोक सकती है उस सोल को फॉर्म करने से रोकने के लिए, और इसीलिए सेकंड सोल को फॉर्म करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो दोबारा से कहता है ये आसान है क्योंकि ये स्पष्ट है, क्योंकि मैंने अपनी सोल को रेडियन स्टेज पर रहते हुए फॉर्म किया और जब मैं इथेरियल स्टेज में आया तब मेरी स्पिरिट और भी स्ट्रांग हो गई। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है क्या ये सही में ऐसे ही होगा। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो हंसते हुए कहता है दूसरे लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है पर तुम्हारे लिए ये एक चैलेंज है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और फिर जो डैंकिंग सन होता है वो कहता है क्योंकि ये रिलेटेड है सेकंड कंडीशन ट्विन सोल की, नो माउंटेन इज हायर। जब तुम्हारी सेकंड सोल एक्सपेंड करेगी स्पिरिट को तो वो जरूर ही पहले वाली सोल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो उससे सप्रेस कर पाएगी और फॉर्म हो पाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समझो कि तुम फेल हो जाओगे। और फिर जो जूफेन होता है वो भी समझ जाता है कि डैंकिंग सन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और फिर जूफेन कहता है जो हेवन ड्रैगन सोल होती है वो वर्ल्ड की एनर्जी लेती है फॉर्म होने के लिए और वो बेस्ट सोल बन जाती है, और आखिरकार वो दूसरी सोल इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकती है, क्या ही पॉसिबिलिटीज है कि ये सोल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। और फिर दोबारा डैंकिंग सन कहता है दुख की बात है कि तुम मुझसे पहले नहीं मिले, और सही में हम दोनों लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ जब तुम अपनी फर्स्ट सोल को फॉर्म करोगे, और जैसा कि मैंने पहले अपनी स्वर्ड सोल को फॉर्म किया था और उसके बाद मैंने हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म किया था उसको सप्रेस करने के लिए, और इसीलिए मैं ट्विन सोल आर्ट को कंप्लीट कर पाया था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है सीनियर मैं ये मानने से इनकार करता हूँ, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पास पहले हेवन ड्रैगन सोल फॉर्म करने का मौका था तो आपने पहले वेट किया स्वर्ड सोल के फॉर्म होने का, और अब मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप ट्विन सोल के बारे में नहीं जानते होंगे। और फिर डैंकिंग सन भी थोड़ा शॉक हो गया था कि जूफेन को ये कैसे पता। और फिर डैंकिंग सन भी अपना सर हिलाते
हिलाते हुए कहता है, लड़के तुमने सही कहा, जब मैंने फॉर्म किया था स्वर्ड सोल को तब मेरे पास कोई भी चांस नहीं था हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म करने का, कि मैं सबसे पहले हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म कर सकूं। तो इसीलिए मैंने पहले फॉर्म किया था स्वर्ड सोल को। और फिर जो जूफेन होता है वो डेंकिंगसन से पूछता है, अगर मैं सेकंड हेवन ड्रैगन सोल फॉर्म करता हूँ तो क्या होगा? और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो कहता है, जो सेकंड सोल होगी वो सरपास कर जाएगी फर्स्ट सोल को, और मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम दोनों को ही इक्वल बनाओ और यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और फिर जूफेन कहता है, क्या अब मुझे और 10 हेवन ड्रैगन सोल के लिए पूरी दुनिया घूमना होगा? ये कितना ही कठिन है। और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, लड़के तुम भी अच्छी तरह से जानते हो एक माउंटेन में 2 शेर नहीं रह सकते और उनके लिए वो माउंटेन बहुत छोटा होगा, और अगर एक आदमी एक ही तरह की जुड़वा सोल्स को बनाता है तो ये एक ट्रू टॉयल होगा, और इसीलिए कोई भी 2 बीस सोल को फॉर्म करना नहीं चाहता है या फिर चाहेगा। और अगर तुम उन्हें साथ में रखना चाहते हो तो उन सोल्स को अलग अलग होना होगा, मतलब कि वो दोनों ही सोल अलग होनी चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर जब तुम दूसरी हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म करोगे और फिर तुम्हारी जो पहली वाली हेवन ड्रैगन सोल होगी वो ऐसे ही खाली नहीं बैठेगी, और वो उससे फाइट करेगी और तुम्हें तुम्हारी सेकंड सोल को बनाने से रोक देगी, और जिससे कि तुम वो सेकंड सोल नहीं फॉर्म कर पाओगे और तुम फेल हो जाओगे। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, और अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कल आएगा। और यार जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 528। जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो डेंकिंगसन होता है वो थर्ड कंडीशन के बारे में बताता है, जो की है हारमोनी। और फिर दोबारा से डेंकिंगसन कहता है, एग्जाम्पल के लिए तुम अपना कमरा ले सकते हो, और अगर तुम्हारे कमरे में कोई अंदर आ जाता है तो तुम नाराज हो जाओगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपका रूम है, और अगर आपकी जगह कोई लेगा तो आप भी उसे खतरा की तरह समझोगे और आप उसे अपना दुश्मन मानोगे। और जैसे कि आप इस कमरे को अपना मानते हैं, और अगर इस कमरे में एक चींटी रहती है तो आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और तुम उससे अपना कमरा शेयर कर सकते हो। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, ओ मैं समझ गया। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, जो हेवन ड्रैगन सोल होगी वो उस स्वर्ड सोल को कुछ भी नहीं समझेगी, और जो हेवन ड्रैगन सोल है वो एक रेप्टाइल है, और वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो कहता है, हाँ बच्चे मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ तुमको, अगर स्पिरिट यूनिक होगी तो जो सोल्स होंगी वो आपस में रह सकती हैं एक साथ हारमोनी के साथ, और जो तुम्हारे पास जेट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना और अपना इसके लिए बेस्ट देना, और मैं बहुत दूर हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और ये कहकर हंसने लगता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सीनियर अगर मैं इसे समझ जाता हूँ, बट फिर उसके बाद मैं सोल को कैसे फॉर्म करूंगा जो कि स्ट्रॉन्गर होगी हेवन ड्रैगन सोल से, मतलब हेवन ड्रैगन सोल से स्ट्रॉन्गर सोल कैसे फॉर्म करूंगा, प्लीज सीनियर आप मुझे बताइए। और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो कहता है, मेरे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, अब ये सब कुछ तुम्हारे लक के ऊपर है, और ये कहकर हंसने लगता है। और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो पीछे मुड़ता है और वहां से चला जाता है, और जो जूफेन होता है वो उसको रोकता रह जाता है, बट वो नहीं रुकता। जब जूफेन को लगता है कि वो यहाँ से जा चुका है, और फिर उसके जाने के बाद जूफेन कहता है, डैम तुम ओल्ड कूट और तुम्हारा ये बकवास सा फेवर, तुमने मुझे बस ये सोल ट्विन आर्ट दिया, और तुमने मुझे इसके बारे में सही से बताया भी नहीं, और ऐसे ही मुझे छोड़कर चले गए, और ये कितनी हार्ड है, और अब मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे पता है ये स्ट्रेंज आर्ट बहुत ज्यादा हार्ड है और इसको ट्रेन करना एकदम इम्पॉसिबल है, बट अब मैं इसे जाने नहीं दे सकता। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है, तुम ओल्ड गीजर मुझे लुभाने के लिए तुमने इसका यूज किया, और मैं आखिरकार उस हेवन ड्रैगन सोल से स्ट्रॉन्ग सोल कैसे बना पाऊंगा, और ये तुम्हारी सीक्रेट स्पेशल आर्ट मेरे लिए एकदम यूजलेस है। और फिर जूफेन दोबारा से सोचते हुए कहता है, जो डेंकिंगसन है वो उस सेक्रेट वेपन को चाहता है जो मुझे उससे पहले मिल गया, और जो मैंने वो मैप बनाया है वो उसे कहीं भी लेकर नहीं जाएगा, तो ये कोई एक फेवर नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली देखा जाए ये एक जोक है, तो उसे भी अब ज्यादा समय तक चीटिंग करने का अफसोस नहीं रहेगा, और अब मुझे उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं उससे बचकर निकल गया, और अब इस पर चिंता करना कोई भी मतलब नहीं है। और तभी जो जूफेन का हैंड होता है वो चमकता है, और जो ब्लडी इनफेंट होता है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है और बदल जाता है डिमोनिक स्वॉर्ड में, और अब जूफेन उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, ओ एटलस स्वॉर्ड मुझे इतनी जल्दी
बोलती थी कि मैं तुम्हारा नाम नहीं जान पाया था, और अब मैं देख रहा हूँ कि वो ओल्ड गाय किस चीज को पाना चाहता था, और बस अब मैं यही आशा करता हूँ कि वो अब कभी मेरे पास ना आए इस वर्ड को लेने के लिए, और अगर वो आ जाता है तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो समझो कि मेरा काम हो गया। और तभी ये कहने के बाद डेंकिंगसन की जो आवाज होती है वो दोबारा से आती है, और फिर डेंकिंगसन वहाँ आने के बाद कहता है, वैसे लड़के मैं सोच रहा था कि तुम बैटल में अपनी चोट छुपा नहीं पाओगे, और अगर दोनों एक्सेल्ट देख लेते हैं तो फिर तुम ट्रबल में आ सकते हो। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, ओ सीनियर आप दोबारा से आ गए। और तभी जो जूफेन वो अपनी स्वॉर्ड को ब्लडी इन्फेंट में टर्न करता है और अपनी बॉडी में दोबारा से रख लेता है। और बस इस टाइम पर जूफेन उसकी तरफ देख रहा था कि उसे पता तो नहीं चल गया। और फिर दोबारा से जूफेन कहता है, क्या ये अंधा है? और जब ये यहाँ पर आया था तो मुझे उसको छुपाने में देरी हो गई, पर तब भी ये देख नहीं पाया, और अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। और फिर तभी जूफेन कहता है, आपको मेरा इतना केयर करने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो कहता है, तो अच्छा, बट अगर गलती से भी ये सब कुछ हो जाता है, मतलब तुम उनके हाथों पकड़े जाते हो, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसमें मुझे मत ढकेलना, और बस तुम ये बताना कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, और नहीं तो। और फिर दोबारा से डेंकिंगसन कोल्डली स्माइल करते हुए कहता है, ये कितने शर्म की बात है कि इतनी सारी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं, और मैंने स्पष्ट विवेक बनाए रखने के लिए इस परेशानी को शुरू से ही रोक दिया होता, लेकिन अब इसका एकदम उल्टा प्रभाव ही होगा। सॉरी कुछ ज्यादा ही हिंदी बोल भाई, ये लोग बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज देते हैं, साला कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा है। अरे इसका मतलब ये है कि अगर जूफेन के ऊपर इतनी सारी आंखें ना होती, मतलब कह सकते हो जूफेन इतना फेमस ना होता, तो फिर जो डेंकिंगसन था वो जूफेन को यहीं पे खत्म कर देता। बट इस टाइम पर जूफेन के ऊपर बहुत सारे लोग नजर रखे हुए तो इसीलिए डेंकिंगसन कुछ भी नहीं कर सकता। और जब ये जूफेन सुनता है तो जूफेन के जो गाल होते हैं वो हिल जाते हैं, और फिर डेंकिंगसन की तरफ देखने लगता है। और फिर जूफेन कहता है, क्या ये आदमी अपने हाथ ही इस मैटर को लेना चाहता था? और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग मेरे ऊपर इंटरेस्टेड और सभी लोग मुझे देखना चाहते हैं, और सबकी आंखें मेरे ऊपर और इसीलिए मुझे टच नहीं कर सकता, नहीं तो कुछ अलग ही हो जाता यहाँ पर। अगर यहाँ पे फाइट हो जाती इन दोनों के बीच तो सोचो क्या ही हो। तो फिर तुम लोग बताओ इन दोनों में से कौन जीतता अगर इन दोनों की फाइट होती जूफेन की करंट स्ट्रेंथ के साथ। और फिर तभी जूफेन कहता है, अगर मेरी जगह और कोई इसके सीक्रेट को डिस्कवर करता तो अब तक कि वो इस दुनिया से बाहर जा चुका होता और उसका काम खत्म हो चुका होता। और फिर तभी जूफेन को महसूस होता है उसके रूम के बाहर एकदम शांति बन चुकी है, और जूफेन को लगता है कि अब वो ओल्ड कोड यहाँ से जा चुका है। और तब जूफेन एक लंबी सांस लेता है और फिर उसी जेड स्लिप की तरफ देखने लगता है जो डेंकिंगसन ने उसको दी थी। और फिर जो जूफेन होता है उस जेड स्लिप को केयरफुली रीड करना स्टार्ट कर देता है, और पढ़ते समय जो उसका फेस था एकदम शेक हो रहा था। और जूफेन इस टाइम पर जितना ही रीड करता जा रहा था वो इतना ही एक्साइटेड होता जा रहा था। और फिर जूफेन कहता है, डेंकिंगसन सही में एक जीनियस है और उसके पास एक सही में एक मिस्टिकल आर्ट है, और कितनी ही शर्म की बात है कि ये एक मॉर्टल डोमेन में हुआ है, और इसने स्टार्टिंग सही में बहुत ज्यादा खराब से की है। और अगर ये सीक्रेट डोमेन में होता तो डेंकिंगसन पक्का ही सेंट बन चुका होता एक। और फिर हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है कि सभी ऑडियंस वहां पर आ चुकी थी और सभी लोग सीट के ऊपर बैठना चाहती थी जिससे कि वो लोग आज की फाइट को देख सकें अच्छे से। और वो लोग डीमन स्कीमिंग सेट की फाइट देखना चाहते थे जो कि इतनी नीचे से इतनी ऊपर आ चुका है। और अब लड़ेंगे वो लोग ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से जो कि ग्रेटेस्ट मिडिल 3 सेक्ट के नीचे आता है। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, अगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट इस चैलेंज को जीत जाता तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट खतरा बन जाएगा सुपीरियर 3 सेक्ट की पोजीशन के लिए। और सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए डीमन स्कीमिंग सेक्ट स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को हरा पाता है कि नहीं। और फिर तभी हमें सुइरुवा को दिखाया जाता है जो कि चुकिंचन से कहती है जो सुपीरियर 3 सेक्ट है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और जरा उनकी तरफ देखो तो वो लोग कितने डरे हुए लग रहे हैं। और तुम मुझे बताओ क्या सही में सुपीरियर 3 सेक्ट डीमन स्कीमिंग सेक्ट से डरा हुआ है? और जो हजारों सालों में नहीं हुआ, क्या आज डीमन स्कीमिंग सेक्ट चेंज कर पाएगा वो? और फिर चुकिंचन कहती है, कोई भी पोजीशन सेफ नहीं है और मैंने ये सब होते हुए बहुत बार देखा है, और अब तो मेरे लिए ये कॉमन हो चुका है। और जो जितना बड़ा होगा वो वैसे अपने थ्रोन से नीचे गिर जाएगा, और वो लोग भी जरूर नर्वस होंगे। और ये कहकर चुकिंचन हंसने लगती है। और फिर तभी जो डैनर होती है वो कहती है, सिस्टर चुकिंचन क्या आप उस पर इतना ज्यादा भरोसा करती हो? और जो ये चारों सेक्ट है ये एकदम ही डिफरेंट है उन सेक्ट से जिससे डीमन स्कीमिंग सेक्ट पीछे हरा चुका है। और फिर चुकिंचन फिर से जूफेन की तारीफ करती है, हाँ कि वो मिरेकल वर्कर है लाभ, और कहती है अगर जूफेन कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर तभी हमें जज को दिखाया जाता है जो कि स्टेज के सेंटर पर आ चुका होता है, और फिर एक्सेल्ट्स के सामने झुकता है जब तक कि एक्सेल्ट्स अपनी अपनी सीट पर बैठ नहीं जाते। और जब एक्सेल्ट अपने आयर सीट पर बैठ जाते हैं तो फिर जो जज होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल जल्दी से यहाँ पर एंटर करो। और फिर हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स को लीड करते हुए आगे आ रहा होता है। इस टाइम पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट में सिर्फ 9 डिसिपल्स थे
थे, क्योंकि लू जी अपने रूम पर बैठकर रिकवर कर रहा था और दूसरी तरफ जो वेंटाओ था वो अपनी टीम को लीड कर रहा था और वेंटाओ जूफेन को सीरियस लुक दे रहा था। और फिर जो दोनों टीम्स होती हैं वो एरिना में आ जाती हैं और फिर जज होता है वो दोनों टीमों की तरफ देखकर कहता है, जूफेन तुम्हारी टीम में सिर्फ 9 डिसिपल्स हैं और ये तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। क्या तुम इसकी जगह कोई और डिसिपल रखना चाहोगे, मतलब रिप्लेस करना चाहोगे? और फिर जो जूफेन होता है वो जज से कहता है, थैंक यू एल्डर, आपने इतना पूछा वही हमारे लिए काफी है। बट जो हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करता है और हम लोग अभी भी फाइट करेंगे भले ही हमारा एक डिसिपल कम हो। और ये सब कुछ जूफेन अपने हाथ जोड़कर कह रहा है और ये कहते समय जूफेन एक हीरोइक फिगर लग रहा था और ये सब कहते हुए क्राउड के सामने उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। और फिर तभी जो जज होता है वेंटाओ की तरफ मुड़ जाता है और उसके रिस्पॉन्स का इंतजार करता है। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो अपने हाथ को कप करते हुए कहता है, मतलब ग्रीट करते हुए कहता है, जो मेरा स्वर्ड गॉड सेक्ट है वो उनमें से एक नहीं है जो एडवांटेज को उठाता हो, बट जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, तो इसीलिए हम लोग इसे सीरियसली लेंगे और भले ही हमारा 1% बचे और ब्रदर जूफेन तब भी हम लोग फाइट करेंगे, हम 10 के 10 उसी डिटर्मिनेशन के साथ लड़ेंगे तब। और ये कहकर वो हंसने लगता है और जूफेन प्लीज आप हम लोगों पे थोड़ा सा दया दिखाइएगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, ब्रदर वेंटाओ आप बहुत ज्यादा ही पोलाइट है। और अभी ये वाले एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और कल डीमन स्कीमिंग सेक्ट और गॉड स्वर्ड सेक्ट की फाइट देखेंगे। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और सभी को गुड नाइट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 529। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो जज था वहाँ पर आ चुका था और सभी ऑडियंस भी वहाँ पर आ चुकी थी और तभी जो जज होता है वो अनाउंस करता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट और स्वर्ड गॉड सेक्ट वहाँ पर एंटर करें। तो फिर तभी जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट और स्वर्ड गॉड सेक्ट होता है एरिना में एंटर कर जाता है और फिर जज दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों लोग रेडी हो फाइट के लिए, तो फिर वो दोनों लोग भी रेडी हो जाते हैं। और फिर तभी जो जज होता है वो उस डायमेंशन को ओपन करने के लिए 2 एल्डर्स को बुलाता है और फिर वहाँ पर 2 एल्डर्स आते हैं और उस डायमेंशन को ओपन कर देते हैं। और फिर जो जूफेन की टीम और वेंटाओ की टीम दोनों ही उस डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी जो वेंटाओ होता है वो कहता है, जूफेन पहले आप आगे जाइए और हम आपके पीछे पीछे आएंगे। और फिर जूफेन कहता है, नहीं तुम आगे जाओ, हम लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। और फिर ये दोनों लोग साथ ही में उस डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं और ये लोग इस समय ऐसे बातें कर रहे थे कि मानो कि ये दोनों लोग दोस्त हों एक दूसरे के। और वहाँ पर जो ऑडियंस थी वो बातें कर रही थी कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतना ज्यादा पोलाइटली बिहेव कर रहा है इनके साथ, बट जो हेवन टेलिंग सेक्ट था उनके साथ कितना रूड बिहेव कर रहा था। और फिर उनमें से कोई कहता है क्योंकि हेवन टेलिंग सेक्ट ने पहले डीमन स्कीमिंग सेक्ट को प्रोवोक किया था और इसीलिए डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने उनके साथ ऐसा बिहेव किया था। और हाँ, जो हेवन टेलिंग सेक्ट का यंग मास्टर था उसको जूफेन ने नहीं मारा, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। तो फिर जो हेवन टेलिंग सेक्ट के यंग मास्टर था जिसका नाम रेंगकॉन्ग, वो जूफेन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा बाइटर लुक दे रहा था और जो उसके साथ एल्डर की था वो लोग भी बहुत ज्यादा हेट्रेड से देख रहे थे। चारों तरफ ऑडियंस की बातें सुनकर उनको भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही। और फिर तभी जो लूजी होता है वहाँ पर आ जाता है और वो ब्लैक कपड़े पहने हुए था जिससे कि उसे कोई देख ना पाए और इस समय और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा वीक लग रहा था। और फिर जो लूजी होता है उन दोनों के पास आ जाता है, रेंगकॉन्ग और एल्डर की के पास। और फिर रेंगकॉन्ग और एल्डर की पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो कहते हैं, लूजी आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? शायद यहाँ पर लूजी अपना कोई प्लान बना रहा है। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि लूजी क्या सोच रहा है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें वैली के अंदर की तरफ दिखाया जाता है। जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट और स्वर्ड गॉड सेक्ट था दोनों टीमें वहाँ पहुंच चुकी थी। और फिर जो जूफेन होता है वो पहले की तरह वहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ तो तुम लोग बताओ तुम लोगों में से मेरे लेवल का कौन है? और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो जूफेन की बात को काटते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे तुमसे फाइट करने के लिए मुझे तुम्हारे उन गार्ड्स को हराना पड़ेगा और मैं ये अकेले ही करूंगा और मैं इन 8 को अकेले ही हराऊंगा। और जब स्वर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल्स ये बात सुनते हैं कि वेंटाओ उन्हें अकेले हराना चाहता है तो जी टियानसेन के साथ में कितने भी डिसिपल्स होते हैं वो सब पीछे हट जाते हैं। वो लोग वेंटाओ को जो करना चाहते थे वो करने देते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, मुझे पता है कि तुम एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट जो कि 4th लेयर पर है, पर मेरे पास भी 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है। भले ही उन 6 इथेरियल
इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट में से हमारा एक एक्सपर्ट घायल है और वो इस टाइम पे नहीं लड़ सकता, पर तब भी हमारे पास 5 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हैं और तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम इन 8 को अकेले ही संभाल लोगे। और फिर तभी जो की चंगलन होता है वो गुस्से में आगे आता है और कहता है मुझे भी पता है कि तुम एक 4th लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हो और बस तुम एक ही लेयर हमसे आगे हो और तुम चैलेंज करना चाहते हो हम 8 के 8 एक्सपर्ट्स और हमारे 8 एक्सपर्ट्स में से हम 5 इथेरियल स्टेज में हैं, 2 3 लेयर पर हैं और एक फर्स्ट लेयर पर और 2 फर्स्ट लेयर पर हैं और बाकी डिसिपल्स रेडियन स्टेज पर हैं। और क्या तुम अभी भी हमें चैलेंज करना चाहते हो? और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो कहता है हाँ भले ही मैं तुमसे एक लेयर आगे हूँ, बट हमारा जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि तुम लोग जूफेन को देख सकते हो, रेडियन स्टेज पर रहकर भी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को हरा सकता है और मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ और तुम लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ। और फिर तभी जो की चंगलन होता है वो गुस्से में आगे आता है और अपने अटैक को बनाने लगता है और उस पर अटैक कर देता है वेंटाओ के ऊपर। और फिर जो वेंटाओ होता है वो बस अपने 2 फिंगर से की चंगलन के अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेता है, मानो कि वो अटैक उसके लिए कुछ भी ना हो। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है अपना एक सिंगल अटैक करता है की चंगलन के ऊपर और उसी एक अटैक से जो की चंगलन होता है वो पीछे जाके गिरता है और वो दोबारा नहीं उठ पाता है और इस टाइम पर उसे एकदम पावरलेस महसूस हो रहा था। और फिर तभी जो ऑडियंस होती है वो कहती है वेंटाओ ने उसे एक ही अटैक में हरा दिया, बट ऐसा कैसे हो सकता है? जो वेंटाओ है वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल है जो कि जूफेन के बाद आता है, पर तब भी वेंटाओ ने उसे सिर्फ सिंगल ब्लो में हरा दिया। और फिर जो वेंटाओ होता है वो कहता है मेरे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 6 घंटे और इसीलिए मैं सब कुछ तेजी से करना चाहता हूँ और तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम 6 घंटे के बाद ठीक हो जाओगे, तब तक के लिए तुम ऐसे ही जमीन पे पड़े रहो। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बस शांति से खड़े खड़े देख रहा था सब जो भी वहाँ पर हो रहा था। और फिर तभी जो यूलिंग, कुईलैंग और गुईहू होता है वो तीनों ही साथ में अपना अटैक बनाने लगते हैं और साथ में अटैक करना चाहते थे और साथ में अटैक बनाकर उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। वेंटाओ दोबारा से अपनी जगह से नहीं हिलता है और दोबारा से उनके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर दोबारा से उन तीनों के ऊपर अटैक करता है। वो तीनों लोग भी उसके अटैक से हार जाते हैं। और तभी जो वेंटाओ होता है वो बाकी बचे हुए 3 डिसिपल्स की तरफ देखता है और उनके ऊपर भी अपने 2 फिंगर से अटैक करता है और वो तीनों लोग भी उस अटैक से दूर जाके गिरते हैं। और अब डीमन स्कीमिंग सेट के जितने भी डिसिपल थे सब हार चुके थे, सिर्फ एक को छोड़कर जो कि जूफेन खुद था। और अब जूफेन अकेला बचा था डीमन स्कीमिंग सेट की तरफ से। और वहाँ पर जो ऑडियंस थी इसे देखकर एकदम हैरान हो चुकी थी कि स्वर्ड गॉड सेट के सिर्फ वेंटाओ ने ही उन 8 डिसिपल्स को हरा दिया। और सब लोग कह रहे थे कि वेंटाओ सुपीरियर 3 सेक्ट के डिसिपल्स को चैलेंज दे सकता है और अपने सेक्ट को सुपीरियर 3 सेक्ट में ले जा सकता है। और जो डीमन स्कीमिंग सेट के बाकी डिसिपल्स थे जूफेन को छोड़कर वो पहले उन 2 कॉन्ग ब्रदर्स से हारे और फिर उसके बाद हेन यून फेंग से हारे। भले ही उसने एक एक करके हराया था बट हरा दिया और आखिरी में वो उनसे जीत गया। और अब उन सबको उन 8 के 8 डिसिपल्स को वेंटाओ ने हरा दिया है। और सही में अगर जूफेन ना हो तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट यहाँ पर ना पहुंच पाता। और फिर तभी हमें वू किंग क्यू की तरफ दिखाया जाता है और तभी जो वू किंग क्यू होता है वो कहता है सही में ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और इसने अकेले ही उन 8 डिसिपल्स को हरा दिया और ये भी वर्दी है सुपीरियर 3 सेक्ट के डिसिपल्स को चैलेंज देने के लिए और जूफेन को भी दिक्कत हो सकती है इससे। और तभी जो येनमू होता है वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जूफेन से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता और जूफेन अकेले ही उन 10 के 10 डिसिपल्स को अकेले हरा सकता है जो कि इथेरियल स्टेज में। और फिर तभी जो वू किंग क्यू होता है वो कहता है नहीं ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और ऐसा जूफेन कभी भी नहीं कर पाएगा। और फिर तभी जो येनमू होता है वो उसको मॉक करते हुए कहता है मुझसे पूछो, मैंने उसका सामना किया है और तुम ये ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक उसके फिस्ट का सामना नहीं किया है और जब तुम उसके फिस्ट का सामना करोगे तब तुमको भी मालूम चल जाएगा कि जूफेन क्या है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो भी येनमू की बात से सहमत होते हुए कहता है येनमू एकदम सही कह रहा है, जूफेन उन 10 के 10 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को अकेले हरा सकता है और लास्ट में विनर वही होगा। और तुम्हें क्या लगता है अगर जूफेन उनको नहीं हरा पाएगा तो फिर क्या जूफेन मेरा राइवल कहलाने के लिए वर्दी होता? और फिर तभी जो येलिंग होता है सीरियस में आते हुए कहता है जूफेन के अंदर जो पावर है वो वैसे ही है जैसे मेरे अंदर है और ये लोग इसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। और फिर जो वू किंग क्यू होता है ये लिंग की बात सुनकर सहमत हो जाता है और वू किंग क्यू भी इस फाइट को देखना चाहता था कि जूफेन इनको कैसे हराएगा। और फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की जो लड़कियां होती हैं वो चुकिनचन से कहती हैं आखिरकार अब जूफेन उनसे कैसे लड़ पाएगा उन 10 के 10 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से और अब तो पक्का है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट हार जाएगा। और फिर जो चुकिनचन होती है उनको समझाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और वो आसानी से उनको हरा देगा। और फिर दोबारा से हमें वेंटाओ की तरफ दिखाया जाता है, जो वेंटाओ होता है उन 8 डिसिपल्स को हराने के जूफेन की तरफ आगे बढ़ता है। और इस टाइम पर जो जूफेन था उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कि उस पर कोई असर ही ना पड़ा हो और जूफेन को देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि जूफेन स्कीमिंग सेक्ट का पार्ट ही ना हो और उसके डिसिपल्स का उससे कुछ लेना देना ही ना हो। और फिर जो वेंटाओ होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि अब हम
लोग फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। और तभी जो वेंटाओ का हाथ होता है वो चमकने लगता है और वेंटाओ के हाथ में एक ग्रीनिश स्वर्ड अपीयर होती है और वो स्वर्ड 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन था और उस स्वर्ड से जूफेन के ऊपर चार्ज कर देता है और वो यूज करता है इम्पटी ग्रे स्वर्ड विंड। और जो वेंटाओ का ये वाला अटैक था वो एक शूटिंग स्टार के जैसे लग रहा था और उस अटैक की एनर्जी इतनी शार्प थी कि उस अटैक से आसपास की जो स्पेस थी वो भी कट होती जा रही थी, मतलब ऑलमोस्ट कट करे दे रही थी। और अब वो अटैक जूफेन के लगने ही वाला था और अभी भी जूफेन का जो फेस था वो वैसा ही था, पर तभी जूफेन की राइट आई में 4 गोल्डन हेलोस चमकने लगते हैं और जूफेन कहता है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 4th स्टेज स्पेस क्रशर। और तभी बूम की आवाज आती है और जूफेन के इस वाले अटैक से आसपास के जो पेड़ पौधे और भी जितनी चीजें थी 100 मीटर की दूरी पर सब कुछ नथिंगनेस में बदल जाती है। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो पीछे हटता है, बट जो वेंटाओ की तलवार थी वो स्पेस क्रशर की रेंज में थी जो लगातार घूम रही थी और डिसिपेट कर देती है स्पेशियल डिस्टर्बेंस को। और तभी उसी टाइम पर वो जो डिसिपेटेड स्पेशियल पावर थी वो बदल जाती है रंबलिंग पावर में और जो वो पावर थी वो स्पेस क्रशर की रेंज में बहने लगती है, फ्लोट करने लगती है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्या ये स्वर्ड की एनर्जी है जो कि स्पेस क्रशर की रेंज में घूम रही है। और जूफेन कहता है अब तो लेट हो चुका है। और इस टाइम पर जो स्वॉर्ड की एनर्जी थी वो रोमिंग कर रही थी स्पेस क्रशर में। इस टाइम पर जो वेंटाओ था वो स्वॉर्ड पे फोकस कर रहा था और कुछ साइन को बना रहा था और तभी स्वॉर्ड पे एनर्जी गैदर होने लगती है और फिर जो वो स्वॉर्ड होती है वो रिलीज करती है एक पावरफुल फोर्स और उस स्पेस क्रशर में एक ओपनिंग बना देती है और उस गैप का यूज कर जो वो एनर्जी थी स्वॉर्ड की वो जूफेन की तरफ जा रही थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो पैनिक में उस अटैक को ब्लॉक करता है, पर जो वो स्वॉर्ड थी उसके हाथ से होकर जा चुकी थी और जूफेन के हाथ से ब्लड बहने लगा था। पर इस टाइम पर ना ही तो ऑडियंस ने और ना ही तो फाइटर्स ने जूफेन की हल्की सी मुस्कान पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। और वहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं ये अटैक बहुत बढ़िया था और ये जरूर ही फायदा करेगा और इस अटैक से जूफेन को बहुत ज्यादा चोटाई होगी। तो आज ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आज इतनी बड़ी वीडियो आ पाएगी क्योंकि आज बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं और इसके बदले में कल 2 वीडियोस को अपलोड कर दूंगा 10-10 मिनट की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 530। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो वेंटाओ होता है वो जूफेन के ऊपर अटैक कर देता है और जूफेन ने भी उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, तब भी जूफेन के चोट लग जाती है उसके राइट हैंड में। बट चोट लगने के बाद भी जूफेन के फेस पे हल्की सी मुस्कान थी और वो मुस्कान किसी ने भी नोटिस नहीं की थी, ना ही तो फाइटर्स ने और ना ही तो ऑडियंस ने। और अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जो वेंटाओ होता है जूफेन के हाथों में पर्पल लाइटनिंग को देखते हुए कहता है तो ब्रदर जूफेन तुम बहुत ज्यादा जीनियस, तुमने मेरे स्वर्ड के मूवमेंट को पता लगा लिया। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है ब्रदर वेंटाओ तुम बहुत दयालु हो और ये आप ही थे जिन्होंने मुझे इसके बारे में समझाया। और सही में ये बहुत ज्यादा ही बेवकूफी बना है अपने कार्ड्स को दिखाना फाइट के स्टार्ट होने से पहले, पर मैंने आज खुद देखा ब्रदर वेन के एक्शंस और ब्रदर वेन के वर्ड्स और अब मेरे पास इसके लिए एक नया नजरिया है। और मुझे पता है ब्रदर वेन ने ये बेवकूफ़ी में नहीं किया होगा और शायद आपने ये इसलिए किया है क्योंकि आप एक जेंटलमैन हैं। और जो जूफेन और वेंटाओ की जो ये बातों वाली लड़ाई थी सभी ऑडियंस ध्यान से सुन रही थी। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो कहता है मूर्ख या फिर जेंटलमैन होने के बावजूद भी मुझे यकीन है ब्रदर जू के परसेप्शन के साथ आपने मेरे कहे बिना भी इस पर ध्यान दिया होगा। और भले ही मैं अपनी मन की बात अपने मन में ना रख पाता हूँ पर मेरी तलवार को जानना और उसे हराना ये बहुत ही अलग बात है। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो हंसते हुए अपनी स्वर्ड को उठाता है और अपनी स्वर्ड को फ्लिक करता है, अपनी स्वर्ड से एक एनर्जी को शूट करता है जूफेन की तरफ। और तभी जो जूफेन होता है वो भी रेडी हो जाता है। तभी जो जूफेन के राइट हैंड में पर्पल लाइटनिंग होती है वो गरजने लगती है, बट जैसे ही जो स्वर्ड एनर्जी होती है वो जूफेन के पास आती है और फिर वैसे ही जो एनर्जी होती है वो एकदम स्लो हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और जूफेन के अराउंड में फ्लोट करने लगती है चारों तरफ और जूफेन को ट्रैप कर देती है सेंटर में। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है अपने स्वर्ड को दोबारा से वेव करता है और उससे भी ज्यादा शार्प स्वर्ड एनर्जी को जूफेन की तरफ भेजता है और फिर 1-2 सेकंड में जो वो स्वर्ड एनर्जीज होती है वो थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंड में डिवाइड हो जाती है और फिर दोबारा से वैसे ही होता है। जो वो स्वर्ड एनर्जीज होती है वो जूफेन के पास में जाकर के सॉफ्ट हो जाती है और जूफेन के चारों तरफ घूमने लगती है और जूफेन को उसमें ट्रैप कर लेती है और अब वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। और
इस टाइम पर जो फिंडियन का फेस था वो एकदम पीला पड़ चुका था और फिंडियन गुस्से में कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा ही कुकी बन रहा था और ये एक बार भी मिडिल 3 सेक्ट की फाइट्स को देखने के लिए नहीं आया और अब उसे कोई भी आइडिया नहीं होगा कि वेंटाओ इस अटैक से क्या कर सकता है। और इस टाइम पर जूफेन थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी से ढका हुआ था और वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। और जो हेवन टेलिंग सेक्ट और डीमन सोल सेक्ट थे वो भी इसके अटैक से नहीं निकल पाए थे, इस वाले अटैक पर जो जूफेन है वो उनसे टफ है। पर अभी भी फिंडियन को नहीं पता था कि जूफेन वहां से निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा। इस टाइम पर जो फिंडियन और फिंडियन थे दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होकर देख रहे थे। पर इस टाइम पर जो जूफेन था वो इस टाइम पर रिलैक्स था और फिर तभी जो जूफेन होता है वो बस यूज करता है अपने राइट हैंड ड्रैगन क्लो का और उस ड्रैगन क्लो के साथ मतलब उस ड्रैगन क्लो के हाथ में पर्पल लाइटनिंग भी थी। उसी से जूफेन जो होता है पर्पल लाइटनिंग के साथ उन स्वॉर्ड एनर्जीज को छूते ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहां पर बैठे किसी को नहीं पता था जो पर्पल लाइटनिंग उसमें इतनी पावर है कि वो इस पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। भले ही अभी इसकी पावर कम है पर जो इसका कैरेक्टर है वो बस एक डिस्ट्रक्शन है। और फिर जो येलिंग होता है उसकी पावर को देखकर पहले तो स्माइल करता है और फिर नॉर्मल होते हुए कहता है मैं श्योर हूँ अब वेंटाओ भी अवेयर हो चुका होगा, बट ये सब करने से पहले उसने जरूर ही कोई बैकअप प्लान बनाया होगा। और जैसा कि सुपीरियर 3 सेक्ट के जीनियस ने कहा जो स्वॉर्ड एनर्जी थी वो कुचली जा चुकी थी और जो वेंटाओ का फेस था वो अभी भी एकदम नॉर्मल था, वैसे का वैसा था और कोई भी वरी उसके फेस में नहीं दिखाई दे रही थी। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो एक साइन बनाता है और फिर तभी उसके हाथ में जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो वापस आ जाती है। और फिर तभी जो जूफेन का दिल होता है वो सेक करने लगता है और इस टाइम पर जूफेन जान चुका था जेंटल स्वॉर्ड के ट्रू मीनिंग को। और फिर हमें वेंटाओ के स्वॉर्ड की तरफ दिखाया जाता है और जो स्वॉर्ड एनर्जी के फ्रेगमेंट्स थे वो वापस से स्वॉर्ड में आ रहे थे और बदल रहे थे सॉफ्ट से हार्ड में। और अब जो वो स्वॉर्ड थी वो एकदम पावर से भर चुकी थी और जो वो स्वॉर्ड पावर थी वो पूरी ब्लेड भर में फ्लो कर रही थी। और अब इस चीज से वो जूफेन के लिए चीजें वो और बुरी कर पाएगा और इसीलिए वेंटाओ ने कहा था मेरे बारे में जानना और मुझे डिफीट करना वो दोनों ही एक अलग अलग चीजें हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हें इसी टाइम पर एक पंच मारता हूँ। और तभी जूफेन की आंखें चमकने लगती हैं और वेंटाओ की तरफ बढ़ता है और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो दोबारा से एनर्जीज को जूफेन की तरफ छोड़ देता है और दोबारा से जूफेन ट्रैप हो जाता है और फिर दोबारा से जूफेन लाइटनिंग के साथ में उस क्लॉ से अटैक करता है और तभी एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और ड्रैगोनिक रॉर के साथ में पर्पल लाइटनिंग के साथ में जब ड्रैगन के क्लॉ से अटैक करता है उन स्वॉर्ड की एनर्जीज के ऊपर तो फिर वहां पर जितनी भी स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो सब नष्ट हो जाती है और वैसे ही जूफेन को रास्ता मिल जाता है वहां से निकलने का। और जो बिखरे हुए पीसेस थे स्वॉर्ड एनर्जी के वो स्वॉर्ड के ऊपर गैदर हो रहे थे और जो बची हुई स्वॉर्ड एनर्जी थी वो जूफेन को ब्लॉक नहीं कर पाती है और जूफेन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। और इस टाइम पर वेंटाओ की आईब्रोज सेक होने लगी थी और तभी उसका गेस्चर चेंज हो जाता है और तभी जो सॉफ्ट स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो हार्ड सॉफ्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और चारों डायरेक्शन से जूफेन की लगने लगती है, भुकने लगती है। और तभी जो जूफेन होता है वो ग्राइंड करता है और फ्लिप करता है अपने राइट हैंड को और पर्पल लाइटनिंग के साथ उन लाइट के स्ट्रैंड्स को सेटर कर देता है। और तभी जो वेंटाओ होता है वो चेंज करता है साइन को और वहां पर जितनी भी स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो स्वॉर्ड के ऊपर गैदर हो जाती है। और इस टाइम पर जो स्वॉर्ड की एज थी उस टाइम पर बहुत ज्यादा ही पावर आ चुकी थी जिसे बताया भी नहीं जा सकता। और वेंटाओ के स्ट्रक करने से पहले जूफेन फाइनली उसके पास आ चुका था और जूफेन यूज करता है रैथ स्टाइल सेकंड मूव घोस्टली ड्रैगन क्लो। और तभी जो वेंटाओ होता है वो भी यूज करता है सॉफ्ट टू हार्ड हेवन ब्रेकिंग स्वॉर्ड। और वेंटाओ ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया था और अपनी स्वॉर्ड को जूफेन के सामने ही स्टैप कर दिया था। और जब वो अटैक जूफेन के लगता है मानो कि जूफेन के ऊपर जूफेन के शोल्डर्स के ऊपर सारी दुनिया की पावर आ चुकी है और ऐसा लग रहा था कि कोई होल वर्ल्ड की पावर के साथ जूफेन के ऊपर अटैक करा हो। और इस टाइम पर जूफेन का जो क्लॉ था ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो पूरी दुनिया को पीसेस में खत्म कर देगा। और तभी एक बहुत जोरों की आवाज आती है जो जूफेन का क्लॉ होता है और दूसरी तरफ जो वो स्वॉर्ड होती है। जब वो दोनों ही आपस में टकराते हैं और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं वैसे ही कुछ सेकंड में अलग हो जाते हैं। और इस टाइम पर जो जूफेन की बॉडी थी वो वहां पर वैसी की वैसे ही खड़ी थी और जूफेन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। पर दूसरी तरफ जो वेंटाओ था वो उस फोर्स के इम्पैक्ट से टेंस ऑफ मीटर दूर जा चुका था और जब वो खड़ा होता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है जब जूफेन को वहां पर खड़ा देखता है। और उस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके अटैक से जूफेन को कुछ नहीं हुआ और जूफेन वहां से एक कदम भी नहीं हिला। और फिर वो कहता है आखिरकार अभी क्या हुआ था और जो मेरा पिछला अटैक था जो मैंने जूफेन के ऊपर सबसे पहले किया था आखिरकार उस अटैक से जूफेन को चोट कैसे लगी और जो ये वाला
मेरा अटैक था जो कि बहुत ज्यादा भयानक था और इस अटैक से उसे कुछ भी नहीं हुआ और तो और उल्टा उसने मुझे ही पीछे फेंक दिया। आखिरकार अभी हुआ क्या? और फिर वेंट आउट दोबारा से कहता है क्या वो पहले ध्यान नहीं दे रहा था इसीलिए मेरे अटैक से हिट हो गया था और क्या अब ये सीरियस हो चुका है इसीलिए मैं इसको हट नहीं कर पा रहा हूँ। और सही में ये आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये किसी को भी डरा कर रख सकता है। और इस टाइम पर वेंटो भी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था और अब वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था। और जो लोग इनकी फाइट को देख रहे थे उन्हें वास्तव में कुछ नहीं पता कि जूफेन ने अभी क्या कर दिखाया है। और तो और जो जूफेन का शरीर है वो ऐसा कैसे नॉर्मल रह सकता है और क्या ये एक ह्यूमन ही है, क्योंकि जो मेरा ये 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन था जूफेन की बॉडी को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही शॉक था और अभी जो जूफेन था वो और कुछ भी करना चाहता था। और वेंटाओ को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जूफेन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया और इस टाइम पर वो डिप्रेशन में जा चुका था। और जो वेंटाओ था वो भी सही था क्योंकि जो जेंटल स्वॉर्ड होती है वो यूज करती है सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों एनर्जीज को। और फिर कोई कहता है ड्यूड उसने सिर्फ तुम्हारे अटैक को ब्लॉक किया और तुम अभी डिप्रेशन में चले गए और अगर तुम ही ऐसा करोगे तो हम सबका क्या होगा और क्या अब हम लोगों को निराश हो जाना चाहिए। अरे सुनो, जो भी ये कह रहा वो किसी के सामने नहीं कह रहा था, उसने ये बात सिर्फ अपने तक ही रखी थी। और फिर वो वेंटाओ के पास जाता है और जब वो देखता है जेंटल स्वॉर्ड को तो उसमें पहले जितनी पावर नहीं बची थी और ये सब कुछ जूफेन ही बोल रहा था। और अब जूफेन जो कर सकता था वो ये था कि वेंटाओ के और पावर को गदर करने से पहले जूफेन और जल्दी से उस पर अटैक करे। और तभी जूफेन बहुत तेजी से वेंटाओ के पास पहुंच जाता है। तभी जूफेन अपने क्लॉ से अटैक करता है और तभी जो वेंटाओ होता है वो जल्दबाजी में जूफेन के अटैक को ब्लॉक करता है अपने स्वॉर्ड के साथ, पर तब भी वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और वहां से उड़ जाता है। और जो ये वाला अटैक था जूफेन का, इस वाले अटैक से उसके अंदर की जितनी भी चीजें वो बेकार हो चुकी थी और उसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता था तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे बिना जेंटल स्वॉर्ड का यूज किए। और फिर दोबारा से जूफेन स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर वैन, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई ट्रिक है? अगर हो तो तुम यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो सरेंडर कर दो। और मैं इतने काइंड से रिप्लाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो भी जूफेन की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता था मैं अकेला कभी भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा और मैं शुरुआत से ही बस तुम्हें टीज कर रहा था। और फिर वो दोबारा से कहता है मैं अभी भी कभी हार नहीं मानूंगा। और फिर हंसते हुए जूफेन से कहता है ब्रदर जूफेन, अभी तो टीम बैटल बस स्टार्ट हुआ है। और तभी जो वेंटाओ की आंखें होती है वो चमकने लगती हैं और फिर वो खड़ा होता है और अपने मुंह से ब्लड को पोंछता है। और अब जो दूसरे 9 डिसिपल्स थे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के, वो लोग भी अब फाइट के लिए रेडी हो चुके थे और अब होगा 1 वर्सेस 10 और असली मजा तो अब आएगी। तो अब बस इतना ही और अब मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 531। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं अपने न्यू एपिसोड को। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो वेंटाओ होता है वो जूफेन से कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे हरा दोगे, अब हम 10 के 10 तुमसे लड़ेंगे। और फिर बाकी जो 9 डिसिपल्स होते हैं वो लोग भी आगे आने लगते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का डिसिपल्स थे वो लोग अभी तक टीम बैटल में फाइट नहीं लड़ रहे थे, बट अब जूफेन के सामने वो सभी लोग साथ में जूफेन से लड़ने वाले हैं। और हमें वो किंग क्यू को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर हंस रहा होता है और वो किंग क्यू हंसते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता हूँ कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट अब क्या करेगा। और फिर जो यनमू था वो भी स्टेज की तरफ देख रहा था और वो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की तरफ देखते हुए कहता है क्या स्वॉर्ड गॉड सेक्ट अभी भी कुछ हाइड कर रहा है और शायद उनके पास कुछ ऐसा वेपन हो सकता है जो जिससे कि वो लोग सुपीरियर 3 सेट को भी चैलेंज दे सकते हो। और अब इन्हें इतना ज्यादा फोर्स किया गया है तो शायद अब वो लोग उस वेपन का डीमन स्कीमिंग सेट के सामने यूज करें। और इस टाइम पर वो किंग क्यू भी ऐसा ही सोच रहा था। और फिर तभी एकदम से जो स्वॉर्ड गॉड सेट के डिसिपल्स होते हैं 9 के 9 डिसिपल्स वेंटाओ के पीछे आ चुके थे वेंटाओ को सपोर्ट देने के लिए। और वो सभी लोग जूफेन की तरफ देख रहे थे और उनको देखने से ऐसा लग रहा था
वो लोग जूफेन से फाइट करना चाहते हैं और उन सब लोगों ने भी देखा था कि जूफेन क्या कर सकता है। और जो उनका टीम लीडर था वो भी जूफेन को अकेले हैंडल नहीं कर पाया था, पर वो लोग ये सब देखने के बाद भी अभी भी जूफेन से फाइट करना चाहते थे। और फिर जो जूफेन होता है वो भी इशारा करता है कि तुम सब लोग आओ और मुझसे लड़ सकते हो। और फिर तभी जो जी टियानसेंग होता है वो कहता है, जूफेन मुझे पता है कि तुम्हारी जो बॉडी कल्टीवेशन है वो कुछ अजीब है और कोई भी उसके सामने इतनी आसानी से नहीं खड़ा हो सकता है, और अब हम लोग तुम्हारे वीक स्पॉट पर अटैक करेंगे। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम वो सब लगा सकते हो मेरे ऊपर, मैं तुम सबको अकेले ही देख लूंगा। और अब जो जूफेन और जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल्स थे ये दोनों ही रेडी हो चुके थे फाइट लड़ने के लिए। और तभी स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के जो 10 डिसिपल्स होते हैं वो कुछ साइन बनाने लगते हैं और उन 10 डिसिपल्स में से 10 स्वॉर्ड उन डिसिपल्स से आसमान की तरफ जाने लगती हैं। और फिर वहाँ पर कोई कहता है चिल्लाते हुए, क्या ये उनकी सोल है? और फिर जो यनमू होता है वो कहता है, आखिरकार ये 10 के 10 क्या प्लान कर रहे हैं अपनी 10 सोल्स को निकाल कर। और फिर जो वो किंग की होता है वो कहता है, जो सोल होती है वो कोर होती है एक स्पिरिट की, और इन सोल्स को इतनी जल्दी कोई भी नहीं निकालता है, बट और ये जूफेन जैसे एक्सपर्ट्स के सामने अपनी सोल को निकाल रहे हैं और जूफेन इनकी सोल को बहुत खतरनाक डैमेज दे सकता है और उस चीज से इनकी जान भी जा सकती है। और क्या ये लोग अपनी सोल को रिलीज करने से डर नहीं रहे हैं? और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है, इनके पास अब बस सही रास्ता बचा है, इनके पास अपना जो कुछ है वो लगा रहे हैं और आखिरकार ये लोग इतने दूर क्यों नहीं जाएंगे। और ये लोग ऐसे ही और बातें करते हैं और अब हम लोग अपनी फाइट पर आते हैं। और फिर जो जी टियानसेन होता है वो कहता है, जूफेन अगर तुम हमारे इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते हो और अगर तुम इसे डॉज कर लेते हो तो हम लोग दोबारा से अटैक नहीं करेंगे, बट इन सब चीजों का मतलब ये होगा कि तुम हार चुके हो और तुम भी इतने बेवकूफ नहीं हो कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में लोगे। और फिर जो जूफेन होता है वो उसको ऑर्डरली तरीके से देखने लगता है और जूफेन ने भी इस टाइम पर उनके मूव्स को सेंस कर लिया था और उनके अटैक से वर्ल्ड भी हिलने लगा था। बट तभी कोई कहता है, हे एक मिनट, आखिरकार कौन अपनी लाइफ को रिस्क में ले रहा है और तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी सोल और हर एक चीज को दांव पर लगा दिया और क्या तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो कि मैं तुम लोगों की सोल को 1 by 1 प्लग नहीं कर पाऊंगा? और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो जूफेन से कहता है, ब्रदर जूफेन, जो जी टियानसेन है वो झूठ नहीं कह रहा है, कुछ टाइम बाद आपको भी मालूम चल जाएगा और जो ये वाली स्ट्राइक होगी ये तुम्हें बहुत ज्यादा ही हर्ट करेगी, सबसे ज्यादा हर्ट करेगी। और वेंटाओ भी अपना खुद का साइन बनाता है और चिल्लाता है, हार्मनी ऑफ सोल स्वॉर्ड गैदर, और उसके पीछे जो 9 डिसिपल्स खड़े होते हैं वो भी साथ में चिल्लाते हैं। और फिर तभी जो 10 स्वॉर्ड्स होते हैं वो आसपास आ जाते हैं और उनके सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग पावर गैदर होने लगती है और एक सिंपल स्ट्रिंग के जैसे, और वो सभी स्वॉर्ड सोल आपस में एक साथ लिंक होने लगती हैं। और फिर वेंटाओ एक बार फिर से चिल्लाता है और फिर वहाँ पर एक बहुत ज्यादा ही रोशनी आती है और उस रोशनी से पूरा स्काई चमक उठा था। और जब एक बार लाइट पास होती है तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर एक स्वॉर्ड को छोड़ के जो 9 स्वॉर्ड्स होती हैं वो आसमान में चली जाती हैं और जो वो स्वॉर्ड सोल थी वो हर एक मोशन में इनक्रेडिबल पावर को रिलीज कर रही थी। और तभी जो एक्साइल्ड बाय मी होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ये सोल हार्मनी है? इनकी हर एक सोल जो है वो डिफरेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एक्साइल्ड बाय मी कहता है, 3 सोल को मर्ज करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल की बात होती है और बहुत ज्यादा रेयर होता है, बट स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ने 10 स्वॉर्ड सोल को लिंक करना मैनेज कर लिया है और ये एक मिरेकल के जैसे है। और जो एक्साइल्ड हायरेन थे वो भी इस समय बहुत ज्यादा ही अमेज्ड थे, अरे मतलब सभी लोग देख के वहाँ हैरान हो चुके थे। और फिर जो एक्साइल्ड बाय मी होते हैं वो कहते हैं, इसकी एनर्जी इतनी हार्ड है कि ये हेवन को ब्रेक कर सकती है और इतनी सॉफ्ट है कि किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है, और आखिरकार ऐसी आर्ट इनके पास कैसे हो सकती है। और ये दोनों ही एक्साइल्ड लोग इनकी तारीफ कर रहे होते हैं और जो वो किंग की और यनमू थे वो लोग तो सदमे में चले गए थे ये सब कुछ देखकर, और सभी लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो इसका मतलब ये था जो ये वाला अटैक होने वाला है ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होने वाला है, इस अटैक को शायद जूफेन भी हैंडल ना कर पाए। और अभी तक किसी ने भी जूफेन की सोल को नहीं देखा था कि जूफेन की सोल कितनी पावरफुल हो सकती है और क्या कर सकती है। और कोई भी वंडर की बात नहीं है कि वेंटाओ और जी टियानसेंग ने जूफेन को इस अटैक से डॉज करने को क्यों कहा था। और इस तरीके के स्ट्रॉन्ग सोल अटैक से जूफेन की सोल भी RIP हो सकती है अगर जूफेन की सोल वीक हुई तो, बट अगर स्ट्रॉन्ग भी होती है पर तब भी उसकी सोल बहुत ज्यादा घायल हो जाएगी। और फिर तभी जो वो किंग की होता है वो कहता है, अब तो ये ट्रबल में है, और येलिंग भी उसे ऐसे ही देख रहा था। और बट इस टाइम पर सिर्फ यनमू ही जानता था कि जूफेन क्या कर सकता है। और जो चुकिन चैन थी और जो उनके हेवन मतलब मिस्टिकल हेवन सेट के डिसिपल्स थे वो लोग भी जूफेन के लिए
लिए चिंता कर रहे थे और तभी एक बूम की आवाज आती है और अब हमें दिखाया जाता है जो फ्यूज स्वर्ड सोल थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी एक किसी हिल के जैसे और जूफेन को प्रेस कर रही थी और फिर तभी जूफेन के अराउंड हर जगह पर थिक ऑरा आने लगता है और वहाँ पर आसपास डस्ट और रॉक वगैरह थे वो फ्लोट होने लगते हैं और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है जो ये वाला इनका अटैक है वो किसी भी चीज से बाहर है और ये एक ऐसी पावर थी जो जूफेन के सर पर असर कर रही थी पर तभी जो जूफेन था वो वैसे ही सेम था और वैसे ही शांति से खड़ा हुआ था और इस टाइम पर फिंडियन बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था और उसके शरीर से पसीना बहने लगा था और इस टाइम पर जो डीमन स्कीमिंग चेक था वही नर्वस नहीं वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी नर्वस हो चुके थे जूफेन के फेथ को लेकर इवन जो एग्जाइल्ड थे वो भी बहुत ज्यादा सीरियस लुक दे रहे थे और जो एग्जाइल्ड होते हैं वो कहते हैं अगर कोई सुपीरियर 3 सेट का भी लड़का होता या कोई भी होता वो इस अटैक को नहीं झेल पाता और जो ये लड़का है ये सबको एक्सचेंज करके इतनी टॉप पर आ चुका था और ये वेस्टर्न लैंड के बेस्ट कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्ट हो सकता था और तो और फ्यूचर में ये लड़का डेंकिंगसन के पोजीशन को रिप्लेस कर सकता था और वो दोनों एग्जाइल्ड्स जूफेन को देख रहे थे बहुत ज्यादा सीरियसली और चिंता भरी नजरों के साथ और तभी जो वेंट आउट होता है जब वो देखता है कि जूफेन वहाँ से बिल्कुल नहीं हट रहा है और फिर वो सोचता है कि वो जूफेन को एक बार फिर से याद दिला और जूफेन को वार्न कर दे तो फिर वेंट आउट जूफेन से कहता है ब्रदर जूफेन क्या आप सही में पीछे हटना नहीं चाहते हैं और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हल्की सी स्माइल करता है और अपना सर हिलाता है और फिर जूफेन कहता है अगर मैं हिल भी जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी हार को स्वीकार कर लूँ और फिर तभी जो वेंट आउट होता है वो कहता है तुम सही में एक ट्रू मैन हो और मैं देख रहा हूँ कि इस फाइट का आउटकम क्या निकलने वाला है और मैं हमेशा इसे याद रखूंगा और तुम्हें भी और तभी जो वेंट आउट का जो हाथ होता है वो साइन करने लगता है वो अपने साइन को चेंज करता है और फिर एक बहुत बड़ी ह्यूज शार्प स्वॉर्ड सोल जूफेन की तरफ आने लगती है और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कैलकुलेट करने लगता है कि ये अटैक कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि जूफेन कोई भी केयरलेस कर सकता है और जूफेन भी इस टाइम पर एक साइन बनाता है और जैसे ही वो बड़ी सी स्वॉर्ड सोल जूफेन के लगने वाली थी वैसे ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो देखते हैं कि जूफेन की बॉडी से एक ड्रैकोनिक रोड निकलती है और जूफेन के चारों तरफ एक प्रिज्मेटिक लाइट आ जाती है जिससे कि जो वो स्वॉर्ड होती है वो ट्रेम्बल करने लगती है और वहीं पे रुक जाती है और वैसे ही जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के 10 डिसिपल्स होते हैं वो सिवर करने लगते हैं और वहाँ पर जो कुछ हुआ था वो सब लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और वो लोग इस टाइम पर ये सोच रहे थे कि उनकी वो स्वॉर्ड सोल आखिरकार मिड एयर में कैसे रुक गई और क्या कोई चीज उसे पीछे ढकेल रही थी और जब वो लोग जूफेन के सामने देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जो उनकी वो बड़ी सी स्वॉर्ड थी उसे एक ड्रैगन के पंजे ने पकड़ा हुआ था और वो कवर थी एक प्रिज्मेटिक लाइट से और उस क्लॉ के बिहाइंड एक 100 मीटर लॉन्ग ड्रैगन था जो कि जूफेन की चारों तरफ घूम रहा था और जूफेन को सेफ किए हुए था और उस ड्रैगन की पियर्सिंग और ओवरवेलमिंग आई को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग हैरान हो चुके थे और फिर तभी जो वो किंकी होता है वो कहता है ये तो और ये कहकर वो रुक जाता है और जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब आज कोई भी एपिसोड नहीं आएगा क्योंकि मुझे भी इस वीडियो को बनाते हुए रात के 3 बज चुके हैं और मुझे सुबह 9 बजे उठना भी और फिर मैं रात को उधर आऊंगा 9 बजे तो फिर कल बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो फिर आई होप तुम लोग समझोगे और मैं 2 वीडियो देखो अपलोड कर चुका हूँ तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय।